औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। और आज का सेशन हमारा कल की सेशन के बाद, यानी कल हमारे 5 मॉड्यूल्स जो कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद आज हमारे पास 6th मॉड्यूल हमारे सामने है, जो हमारा कोर्स वर्क के हिसाब से लास्ट मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल के हवाले से हमने पहले आपसे कहा था कि हम कुछ रिव्यू करेंगे, जो पहले से हमने चीज़ें की हैं डिस्कस, उनको ब्रीफली रिव्यू करेंगे। और सेकेंडली ये कि हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे लेंगे, उसके बाद फिर आज का मॉड्यूल हम स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट मॉड्यूल है क्योंकि, तो इससे पहले हम चाहते हैं ये चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएं, जो आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई ऑब्जर्वेशंस हैं। कल की डिस्कशन में काफ़ी अच्छी इंटरेक्टिव बातें रहीं और आप लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे। कल और परसों अच्छी पार्टिसिपेशन रही, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज भी आप लोग शुरू ही से, ऑलरेडी भी यू वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, तो आप शुरू ही से जो है वो इसको गौर से सुनेंगे और इसमें तवज्जो दे के और तवज्जो के साथ सुनने से फ़ायदा ये होता है कि आपके जहन में कोई क्वेश्चंस रेज होते हैं। बाज़ औक़ात आप किसी डिफरेंट एंगल के ऊपर सोचते हैं चीज़ के बारे में, एक ही उसी कॉन्सेप्ट या उसी टॉपिक को दोबारा सुनने या पढ़ने से आपको अक्सर एक नया कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में ख्याल भी आता है और आप एक नए एंगल से उसे देखने के काबिल भी हो जाते हैं जब आप सोचते हैं। सो हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है इसमें, और रिकमेंडेशन भी हम आपको यही करेंगे कि आप इन चीज़ों को सिर्फ यहाँ पर पढ़ के ख़त्म ना कर दीजिएगा, बल्कि 2 चीज़ें ज़रूर करें। एक तो ये कि जो कोर्स वर्क की आपको स्लाइड्स की फॉर्म में, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में या रिटन मटेरियल की फॉर्म में मिल रहा है, इसको जब भी मौका मिले आप थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर लिया करें। यानी अभी नहीं, अभी तो आपके जहन में फ्रेश है, डेफिनेटली आप देखेंगे, आप कहेंगे ये तो सारा बोरिंग लग रहा है, अभी तो मैंने किया ही, मुझे याद है सब। आप 10 दिन बाद, हफ्ते बाद इसको देखेंगे, आपको कई चीज़ें ऐसी महसूस होंगी कि हाँ, ये रिफ्रेश होने की ज़रूरत थी। 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप मुख्तलिफ वक्तों में इसको थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश कर लें। इससे फ़ायदा ये होता है, आप जब टच करते हैं इस चीज़ को, आपके वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाते हैं। इस दौरान में आप कुछ सिचुएशन से गुजरते हैं। आप सारे प्रैक्टिकल पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप तमाम लोग मुख्तलिफ पोस्टिंग्स पर हैं, ऑफिसेज़ में हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ऑफिस की असाइनमेंट्स में हैं, इसी तरीके से फील्ड में हैं, फील्ड असाइनमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन तमाम में आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ सकता है। और इस सूरत हाल में होता ही है कि आप बहुत से गैर इरादी तौर पे वही काम कर रहे होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं या जो आप कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए होते हैं, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली अगर याद ना भी हो, तो कुछ ना कुछ उसका जो ख्याल है वो आपके जहन में होता है, आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहे होते हैं। फिर जब आप इसको रिफ्रेश करते हैं, जब आप ये नोट्स को दोबारा कंसल्ट करते हैं, तो आपको याद आता है कि यस, ये तो काम मैंने किया था और मैंने इस तरह से ये काम किया था। उसके बाद भी अगर आपके पास इसी तरीके से, जैसे अभी फुरकान बता रहे थे, जो मैंने आई जस्ट ओवरहर्ड, कि आप लोगों ने, आपके पास इसके बाद भी कंसल्ट करने के लिए ऑप्शंस मौजूद होंगी, और आप बाद में भी कभी इस मामले में कोई क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस आती हैं, तो आप वो शेयर कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ। इसी तरह फुरकान, तो ये चीज़ एक बड़ा अच्छा, एक समझ लें कि एलुमनाई सॉर्ट ऑफ एक आपका जो है वो प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप यहाँ से सीखने के बाद दोबारा भी इसको कंसल्ट कर सकते हैं, चीज़ों को रिफ़्रेश कर सकते हैं, आइडियाज़ को मज़ीद क्लैरिफाई कर सकते हैं, उन पे एक्सप्लेनेशंस हासिल कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा रिव्यू करेंगे क्विकली, स्पेशली जो कल वाला मॉड्यूल था, शुरू से हमने जो बात की उसको थोड़ा सा रिकैप करते हुए, कि हमने पहले इसकी हिस्ट्री की बात की, क्राइसिस नेगोशिएशंस की, फिर इसकी इंस्ट्रूमेंटल और जो एक्सप्रेसिव सिचुएशंस हैं उनके डिफरेंस की हमने बात की, और हमने बताया, फिर आपको कुछ सिचुएशंस दिखाई, और उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव सिचुएशंस की मुख्तलिफ जो डायनेमिक्स में डिफरेंस है उसके बारे में बताया, कि इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उनके डायनेमिक्स क्या होते हैं, और जो एक्सप्रेसिव सिचुएशन है उसके डायनेमिक्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से सिचुएशंस होती हैं। उसके बाद फिर हमने सेकंड मॉड्यूल के अंदर स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स के बारे में बात की, बिहेवियरल कॉन्टिन्यूम की बात की, किस तरह से बिहेवियर इंस्ट्रूमेंटल में होता है और किस तरह का बिहेवियर यूजुअली आप एक्सप्रेसिव सिचुएशंस के अंदर फेस करते हैं। फिर उसके बाद, और ये बिहेवियर है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हमारा वो जो हमारा होस्टेज टेकर है, या जिसको हम आमतौर पे क्रिमिनल, टेररिस्ट और इस नाम से जानते हैं, यहाँ उसे हम सब्जेक्ट के नाम से याद कर रहे हैं। सब्जेक्ट कहने का उसको मकसद ये है कि सब्जेक्ट एक जो है वो उस चीज़ को कहा जाता है जिस पे आपका फोकस होता है, जिसको आप स्टडी कर रहे होते हैं, जिसको आप डिस्कस कर रहे होते हैं, जो आपका उस वक्त मुद्दा या मकसद होता है। और दूसरा, सब्जेक्ट जो है वो एक न्यूट्रल टर्म है,
सब्जेक्ट न्यूट्रल टर्म है। इसमें आप अगर इसको क्रिमिनल कहेंगे, आप अगर इसे टेररिस्ट कहेंगे, तो ज़ाहिर है उसकी एक नेगेटिव कॉनोटेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि जो काम ये कर रहा है वो नेगेटिव है, उसकी कॉनोटेशन भी नेगेटिव ही होनी चाहिए। आपके ज़हन में बात आती होगी बिल्कुल। लेकिन यहाँ न्यूट्रल टर्म इसलिए इस्तेमाल की जा रही होती है क्योंकि हम इसे एक न्यूट्रल माइंड के साथ इसके बिहेवियर को, इसके प्रॉब्लम्स को, इसकी इसकी उस वक़्त जो स्टेट ऑफ माइंड है उसे स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम न्यूट्रल माइंड के साथ ये ना करें, हम इसको एक क्रिमिनल के तौर पे लें, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो एक अनदेखी ऐनक पहनी हुई होती है उन्होंने, ना नज़र आने वाले एक ग्लासेस होते हैं, पुलिस के ग्लासेस कहता हूँ मैं उन्हें। एक तो ये आईसाइट ग्लासेस हैं, हम में से कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम पुलिस ऑफिसर्स होते हैं तो यूजुअली हम सभी वो एक ऐनक यूज़ कर रहे होते हैं, वो एक ग्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं, या एक लेंस यूज़ कर रहे होते हैं जिससे दुनिया को देख रहे होते हैं, और हमें दुनिया सही या गलत नज़र आ रही होती है बस। हमें सही है या गलत है इसके हवाले से लोगों को जाँचते हैं, इसके हवाले से लोगों को देखते हैं, और कंसिडरेशंस हमारे पास बहुत कम होती हैं। यानी अगर कोई काम कानून के मुताबिक नहीं कर रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है और कानून को ब्रेक कर रहा है, तो हमारे नज़दीक बिल्कुल उसको एक ख़ास खाने में हम अपने माइंड में रख लेते हैं, और फिर उसके मुतालिक बात भी उसी हवाले से करते हैं, उसके मुतालिक हमारी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी वैसे ही होती हैं, उसके मुतालिक हम सोचते भी वैसे ही हैं, और उसके मुतालिक हमारा एक्शन भी वैसे ही होता है। लेकिन ये कि अगर हम इस तरीके से नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ जाएँगे तो हम सब्जेक्ट के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं बार-बार कि हमने सब्जेक्ट से रिलेशन डेवलप करना है। हमने सब्जेक्ट से एक बात करनी है, एक कनेक्शन डेवलप करना है उसके साथ, एक कनेक्शन बना के, एक रेपो बिल्ड करके उसको कन्विंस करना है। तो आप अगर किसी को इस तरह से नेगेटिवली उसके बारे में सोच रहे होते हैं और उसकी कैरेक्टराइज़ेशन अपने माइंड में नेगेटिव कर रहे होते हैं, तो आपका वो कनेक्शन बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप पहले ही उसको एक परसीव कर चुके होते हैं कि ये तो एक नेगेटिव कैरेक्टर है। इसलिए यहाँ पर उस नेगेटिव परसेप्शन को थोड़ी देर के लिए अलग रखने की एक कोशिश की जाती है, जब हम इसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट एक न्यूट्रल टर्म है, ना वो पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, ना वो क्रिमिनल है और ना वो लॉ अबाइडिंग है, वो कोई भी नहीं, वो सब्जेक्ट है, और हमने एज़ अ सब्जेक्ट उसे स्टडी करना है। तो हम बात कर रहे थे कि सेकंड मॉड्यूल में हमने सब्जेक्ट के बिहेवियर के हवाले से हमने जो है ना बिहेवियरल कॉन्टिन्यूम पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि एक्सप्रेसिव सिचुएशन और इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में सब्जेक्ट का बिहेवियर किस किस्म का होता है। टाइम की पैसेज से क्या फ़ायदे होते हैं उनकी हमने बात की, और हमने ये बताया कि टाइम जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होता है। फिर हमने बिहेवियरल चेंज स्टेयरवे की बात की। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स बार बार हमारे जिक्र में आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि ज़ाहिर है हमें ये कॉन्सेप्ट याद हो जाए, हमें ये कॉन्सेप्ट ज़हन नशीन हो जाए। हमें बहुत जगहों पर इसका इस्तेमाल करना होता है, पुलिस ऑफिसर से ज़्यादा शायद ही किसी और जगह पर इसका इस्तेमाल करना हो, तो हमें इसका इस्तेमाल आना चाहिए। ये हमें बहुत सा फ़ायदा दे सकता है। फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स में हमने इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में जो टेक्निक्स यूज़ करनी है उनकी बात की, एक्सप्रेसिव सिचुएशन में जो टेक्निक्स यूज़ करनी है उनकी बात की, और उसके बाद फिर हमने सब्जेक्ट का जो परसेप्शन है इंसिडेंट के बारे में, जो सब्जेक्ट कैसे सोचता है, क्या तासुर है, क्या रवैया उसका इस इंसिडेंट के बारे में, और हमारे हर अमल को वो किस तरह देख रहा है, हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसके बारे में वो क्या सोच रहा है। ये बहुत अहम हमारे लिए तमाम मोमेंट्स होते हैं, या तमाम ये इश्यूज़ हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। तो इनके हवाले से हमें जो है वो इसको समझने की हमें ज़रूरत होती है। इसके ऊपर हमें अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, और ये हमें फ़ायदा देती है और हमारे काम आती है। ओके, फिर इसके बाद हमने बात की थी कि जो कमांडर कौन है, कमांडर वही है जो ऑन सीन मौजूद है। तो इसीलिए कमांडर का नाम ही ऑन सीन कमांडर के तौर पे रखा गया कि जो मौके पे मौजूद है। जाए वक़ुआ का जो कमांडर है, तो जाए वक़ुआ से जो दूर है वो प्रॉपरली कमांडर का रोल प्ले नहीं कर सकता। और यहाँ ये बात भी आई थी कि जो हमारा जो कमांडर मौके पे है उसी को कमांड भी करनी चाहिए और उस पर ट्रस्ट भी करना चाहिए। अगर हम लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, बाकी लोग सीनियर्स या जूनियर्स उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो वो किस तरह से काम करेगा। और अगर हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर मौके के ऊपर तो वो मौजूद है, कमांड वो कर रहा है, अगर उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तो उसको ट्रस्ट भी होना ज़रूरी है उसके ऊपर, और उसे खुद भी ट्रस्ट विन करने के लिए जो है वो उस तरह काम करना चाहिए। अगर एक शख्स जो है वो एक सिचुएशन को दूसरे तीसरी सिचुएशन को जब फेल करता है और उसमें परफॉर्म नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली उसके बारे में कोई ट्रस्ट नहीं रखता। तो कमांड का ये काम है कि ऐसे अगर आपका ट्रस्ट नहीं है तो उसे सीन के ऊपर कमांड ना दें, उस किसी और को दें। लेकिन जिसको कमांड एक दफ़ा दे दी जाए, डेफिनेटली फिर उसके ऊपर ट्रस्ट भी होना चाहिए, ट्रस्ट किया जाना चाहिए और ट्रस्ट को एग्जिबिट किया जाना चाहिए।
नेगोशिएशन और टैक्टिक्स के बारे में हमने बात की थी। एक लीनियर अप्रोच है, दूसरी पैरेलल अप्रोच है। लीनियर अप्रोच ये कहती है पहले आप बात करेंगे, उसके बाद आप एक्शन करेंगे। पहले बात करेंगे, उसके बाद एक्शन करेंगे, ये दोनों इसी सीक्वेंस में होंगे। जबकि पैरेलल एप्लीकेशन ये कहती है कि अगर वो होस्टेज सिचुएशन है, बैरिकेड सिचुएशन है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए या बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए आपको दोनों चीज़ों को जो है सिंक्रोनाइजेशन में यूज़ करना होगा। यानी कि एग्रीमेंट और बातचीत के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए बातचीत और मसला हल करना, इसके हवाले से भी आपको बेनिफिट्स की बात करनी होगी कि इसका क्या फ़ायदा है। और दूसरी तरफ अगर डिसएग्रीमेंट होता है, अगर तज़ाद होता है, अगर झगड़ा होता है, अगर एक्शन करना पड़ता है, तो उसमें क्या रिस्क्स हैं, ये खुद भी समझने की कोशिश करनी है और सब्जेक्ट को भी समझाने की और कन्विंस करने की कोशिश करनी है। ये पैरेलल एप्लीकेशन है जिसमें दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। फिर हमने कहा टेक्टिकल कंपोनेंट। टेक्टिकल कंपोनेंट हम किसको कह रहे थे? जो पावर का इस्तेमाल है, फोर्स का इस्तेमाल है, जिसमें हम जो है वो फोर्स यूज़ करते हैं, असॉल्ट करते हैं। जैसे एंट्रीज करके कमांडोज एंटर होते हैं ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर, और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं या उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाती है, और उसमें होस्टेजेस की सेफ्टी को भी यकीनी बनाया जाता है इस किस्म के किसी भी ऑपरेशन में। तो टेक्टिकल कंपोनेंट के बारे में बात की थी, और उसमें हमने कहा था कि स्वाट टीम, SWAT, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, स्वाट टीम्स जो होती हैं वो दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती हैं, और दुनिया में स्पेशलाइज्ड टीम्स यूज़ की जाती हैं, उनको तैयार किया जाता है पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी, कराची, सिंध में भी हमारे पास जो है सिंध पुलिस में SSU की स्वाट टीम्स मौजूद हैं। RRF हमारे पास मौजूद है, जिसका रिसेंटली जो है वो मुजाहिरा RRF की अपनी जो बहादुरी थी और जो उनकी प्रोफेशनलिज्म थी, उसका उन्होंने रिसेंटली जो मुजाहिरा किया था, कुछ अर्सा हो गया, अब इतना रिसेंट नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो अभी रिसेंट पास्ट के अंदर होने वाले बहुत कामयाब तरीन ऑपरेशंस पाकिस्तान में से एक ऑपरेशन है, जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जब टेररिस्ट अटैक हुआ, कराची स्टॉक एक्सचेंज में जब टेररिस्ट अटैक हुआ, तो हमारी जो RRF है, रैपिड रिस्पांस फोर्स है, उसने अपने प्रोफेशनलिज्म का लोहा मनवाया और किस तरीके से उसने टेररिस्ट्स को अंदर दाखिल होने से बाज रखा और उन्हें न्यूट्रलाइज किया। ये बिल्कुल अपनी मिसाल आप है। ये बहुत ज़बरदस्त एक फिनोमेना है जिसे पुलिस की लीडरशिप ने, न सिर्फ पुलिस की बल्कि मिलिट्री लीडरशिप ने भी और पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी, तमाम लीडरशिप ने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत अच्छे इस तरह टेक्निकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हम पहले सब्जेक्ट को इस बात पे आमादा करें, उसको ये समझाएं कि बातचीत के ज़रिए मसले का हल बहुत बेहतर है और आसान है, जबकि अगर डिसएग्री करेगा और फोर्स का यूज़ करने पे मजबूर करेगा तो वो मुश्किल होगा और ज़ाहिर है उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों का मकसद ये होता है कि सब्जेक्ट को आमादा किया जाए, कन्विंस किया जाए, आर्ग्यूमेंट और बातचीत के ज़रिए, नेगोशिएशंस के ज़रिए मसले को हल करने पे, और उसे आमादा करना और कन्विंस करना हमारा मकसद है, ना कि उसे मजबूर करना। तो अगर हम आमादा करने में के काबिल हो जाते हैं तो यकीनन उससे हमारा फ़ायदा ज़्यादा है बनिस्बत ये कि उसे फोर्सफुली उसको हम नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर बिठाएंगे, उससे फिर कोई फ़ायदा उतना ज़्यादा हासिल नहीं किया जा सकेगा। थर्ड मॉड्यूल में हमने बात की थी नेगोशिएशन टीम के स्ट्रक्चर के बारे में कि 3 इसमें मेंबर्स होते हैं, प्राइमरी, कोच और टीम लीडर। फिर उसके बाद हमने सिचुएशन बोर्ड राइटर्स की बात की, क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर की बात की कि जो कि प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है ऑन सीन कमांडर का, और वो कमांडर को जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके बारे में और आगे की स्ट्रेटजी के बारे में, नेक्स्ट स्टेप्स क्या लिए जाने इनके बारे में एडवाइस करता है, अपनी असेसमेंट उसको पेश करता है। और स्वाट टीम के साथ इसका जो है नेगोशिएटर्स का जो इंटरेक्शन है वो भी बड़ा ज़रूरी है, ये बात हमने बताई थी। सिंक्रोनाइजेशन इनके टाइमिंग की आपस में होना भी बहुत ज़रूरी है, स्वाट टीम की भी और नेगोशिएशन टीम की, और बाकी तमाम टीम्स की भी, लेकिन ख़ास तौर पे इन 2 टीम्स की, क्योंकि नेगोशिएशंस टीम जो होती है वो काम कर रही होती है, तैयार कर रही होती है उस माहौल को जिसके अंदर स्वाट टीम ने अपना रोल प्ले करना है, और कमांडर का ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट होता है रोल, क्योंकि उसने लास्ट कॉल देनी है कि कब क्या करना है, उसकी कॉल के ऊपर अमल किया जाना है। इसके बाद हमने नेगोशिएटर के बारे में बताया कि उसका अपना भी एक टेक्टिकल रोल है, और वो जो सब्जेक्ट को बाज़ औक़ात बातों के ज़रिए उलझा सकता है
और उस दौरान में जो ऑपरेशनल टीम है, स्वाट टीम है, वो एंट्री कर सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से वो अगर कहीं छुपा हुआ है अंदर, तो सब्जेक्ट को वो बाहर निकाल के ला सकता है किसी बहाने से, जिसके लिए फुरकान ने हमें एक वीडियो भी दिखाई थी, और बड़ी वो पर्टिनेंट वीडियो थी, जिसमें कि उसको ये लालच दिया गया कि तुम्हारा बच्चा हमारे कब्ज़े में है, और तुम बाहर अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम सामने आकर देख लो। एंड व्हेन दैट सब्जेक्ट केम, वो जब दरवाजे की खिड़की की तरफ आए, तो उन्होंने उसको शूट किया। स्नाइपर पहले से रेडी था उस पोजीशन को हासिल करने के लिए। तो वो नेगोशिएशंस के ज़रिए या एक मैसेज पहुंचा के, उसके ज़रिए उसे स्ट्रॉन्ग होल्ड से बाहर निकाल के एक वल्नरेबल पॉइंट पे लाना होता है, जहां उसे हिट किया जा सके या उस एक्सेसिबल बनाया जा सके। फिर उसके बाद एक ये तरीका भी होता है कि फॉल्स सेंस ऑफ विक्ट्री दे दिया जाए कि आपके मुतालबात मान लिए गए हैं। इसकी वजह से होता ही है कि वो जो अलर्टनेस है वो ज़रा कम हो जाती है, और फिर आप अटैक कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं उसका। फिर हमने क्राइसिस नेगोशिएशन सेंटर, जो क्राइसिस नेगोशिएशन की एक जो है वो टीम का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हमने एनओसी, नेगोशिएशन ऑपरेशन सेंटर, और कमांड पोस्ट, इन दोनों को बताया था कि पैरेलल में किस तरह काम करते हैं, इसमें किस किस का अपना क्या क्या रोल होता है। ये सारा हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया था। उसके बाद मॉड्यूल 4 में हमने यूनिफाइड स्ट्रेटजी की बात की थी। इंटरेस्टिंग होगा अगर यूनिफाइड स्ट्रेटजी की डेफिनेशन मुझे हमारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई बता। यूनिफाइड स्ट्रेटजी क्या है? कोई बताना चाहे कि यूनिफाइड स्ट्रेटजी क्या है? वुड समवन लाइक टू एलैबोरेट कि यूनिफाइड स्ट्रेटजी या मुत्तहिद हिकमत अमली, यूनिफाइड स्ट्रेटजी या मुत्तहिद हिकमत अमली किसको कहते हैं? जी सायरा, आपका क्या ख्याल है, मुत्तहिद हिकमत अमली या जो यूनिफाइड स्ट्रेटजी है वो किसे कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर, तमाम अनासर की यकसां यानी कि यकसां टीम का यकसां वो थीम हो, थीम का इज़हार हो, उनके अमल, उनके अल्फाज, उनका एक ही पैगाम हो। मुत्तहिद हिकमत अमली का एक तो यही पॉइंट है। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जैक्टली यही मकसद है इसका। और शबाना, आप क्या बताना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, यही कहूँगी कि हमने मुत्तहिद अमली में यही कहा था कि हमारी यूनिटी होनी चाहिए, यकजहती ऑल स्टाफ की होनी चाहिए। और फिर जिस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन किया था कि जो हमारी मेजॉरिटी का जो फैसला डिसीजन होता है, वो उसी डिसीजन को लेते हुए हमें एक ही फैसले, एक ही मैसेज के साथ उस पर अमल दरामद करना चाहिए। और बेक वक्त में ही जो है ताकत और धमकियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। और सर, सब्जेक्ट को उसी बात पे मोटिवेट करेंगे जबकि हमारी सबकी एक ही पैगामात हो, एक ही तरह का जो है रद्द-ए-अमल हो, एक ही तरह का एक्सप्रेशन हो, एक ही तरह का काम करेंगे। बिल्कुल एक यूनिटी की तरह नजर आएंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आपने कहा। दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, और ये इनकरेजिंग बात है कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपने बिल्कुल सही रिपीट किया, कि एक जैसा पैगाम जाना चाहिए तमाम लोगों की तरफ से। और आपने इसकी जो डिटेल बताई वो भी बड़ी अच्छी, जो जो डिटेल हमने शेयर की थी, बिल्कुल सही आपने उसको रिकॉल किया कि हम पहले डिसीजन करने से पहले देखें, टीम में डिफरेंसेस हो सकते हैं, टीम में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि जी मेरा ख्याल कुछ और है, आपका ख्याल कुछ और है। आप कहते हैं कि सर यहाँ पर गुफ्तगू करना बेकार है, यहाँ पर एक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमें बाद में भी एक्शन करना है, तो सर हम वक्त क्यों ज़ाया करें, हम पहले ही क्यों ना एक्शन कर लें, क्योंकि पहली दफ़ा एक्शन करेंगे तो हमारा इनिशिएटिव होगा, हमें फ़ायदा होगा। आपका पॉइंट अपनी जगह बजा होगा, लेकिन कुछ और ग्रुप होगा जो ये कह रहा होगा कि सही सर, इस तरह करते हैं कि हम लोग पहले बातचीत करते हैं, बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, तमाम जो पुरअमन ऑब्जेक्टिव जो पुरअमन ऑप्शंस हैं उनको हम एग्जॉस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो एक्शन की तरफ जाएंगे। इस दौरान हम एक्शन की तैयारी रखेंगे, लेकिन हम एक्शन उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक हमारी सारी ऑप्शंस जो हैं वो हम इस्तेमाल ना कर चुके हों। और मुझे अगर सेकंड ओपिनियन अच्छा लगता है, और बतौर कमांडर मैं ये फैसला करता हूँ कि हमें सेकंड ओपिनियन को फॉलो करना चाहिए, तो फिर बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स को, बाकी तमाम टीम्स को, बाकी तमाम टीम लीडर्स को भी, और बाकी तमाम पुलिस के एलिमेंट्स को भी, सबको फिर एक ही मैसेज कैरी करना है। फिर वो जो डिफरेंस है वो नज़र नहीं आना चाहिए। ये मैसेज कहीं से नहीं जाना चाहिए कि एक तरफ हम एक्शन ना करने की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, बातचीत से मसले को हल करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये नज़र आ रहा है कि हम तो एक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम तो एक्शन के लिए रिसोर्सेज जमा करके और एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमारा अगला स्टेप एक्शन है। इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि मैसेज यही जाना चाहिए, एक ही तमाम तरफ से मैसेज जाना चाहिए। इसके ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर पूरा एक मॉड्यूल हमने
किया, और मॉड्यूल नंबर 4 था वो, जिसमें हमने यूनिफाइड स्ट्रेटजी की बात की। और उसके बाद फिर हमने ये कहा कि यूनिफाइड स्ट्रेटजी को इंश्योर करने के लिए कमांडर को अपने तमाम इम्पोर्टेंट जो की कंपोनेंट लीडर्स हैं या टीम लीडर्स हैं उनको बुलाना चाहिए, उनको फ्रीक्वेंटली उनसे मिल के उन्हें ब्रीफ करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि भाई ये आगे की स्ट्रेटजी बनने जा रही है, अभी हमने स्टेप्स लिए थे वो इसलिए थे, और अब जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं वो क्या हैं और हम क्यों ये स्टेप्स लेने जा रहे हैं और हमारा क्या मकसद है। आप जब ये बातें करते हैं तो बेसिकली दिस इज हाउ अ टीम लीडर शुड बी। टीम का जो लीडर होता है, लीडर में और एक नॉर्मल बॉस में यही फर्क होता है कि लीडर, बॉस जो होता है वो तो एक ऑर्डर जारी कर देता है, बस उस पर अमल करना होता है। लीडर जो है वो लोगों की राय भी लेता है, फिर उसके बाद फैसला करता है, और वो फैसला करते हुए तमाम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेता है, उन्हें उसके रीजंस भी बताता है और प्रोज एंड कॉन्स भी समझाता है और लोगों को कन्विंस करने की भी कोशिश करता है। और यूं लीडर जो है वो न सिर्फ अपनी कंप्लायंस को इंश्योर करता है, बल्कि वो साथ ही साथ लोगों की रिस्पेक्ट को भी कमांड करता है। सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ लीडर। सो यूनिफाइड स्ट्रेटजी के लिए लीडर को भी अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना ज़रूरी है, जैसे कि बाकी तमाम मेंबर्स को है। फिर हमने बताया था क्रिटिकल एक्टिविटीज़ जिसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए स्वाट टीम और नेगोशिएटर्स के बीच में। वैसे तो तमाम मौक़ों पे होनी चाहिए, लेकिन वेरी वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है जब आपने कोई सामान की तरसील करनी है, जैसे खाना है, जैसे दवा वगैरह, दवाइयाँ, अद्वियात है, मेडिकल सप्लाइज़ हैं, इनकी तरसील करनी है तो उस वक्त बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन हो। अगर मग़वी रिलीज़ किए जा रहे हैं उस वक्त बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन हो। सरेंडर की तरफ बात जा रही है, सरेंडर हो रहा है, हथियार डाल के कानून के हवाले किया जा रहा है ख़ुद को मुल्ज़िमान की तरफ से, सब्जेक्ट्स की तरफ से, तो उसमें भी हमें बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। फिर प्लान्ड एक्टिविटी की तो तमाम में यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हम कोई एक्टिविटी प्लान करके कर रहे हों, लेकिन हमारे कुछ लोगों को तो उसकी तफसील पता हो, कुछ को ना पता हो, कुछ को उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो और कुछ को ये समझ में ना आ रहा हो कि क्या हो रहा है, उनके दरमियान कन्फ्यूजन हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। और फिर वो जो कमांड की बात आती है, उसमें एक ये बात भी थी, बल्कि ये मिसाल भी मैं अक्सर देता हूँ इस मौके पे, कि इस्लामी तारीख़ में इस तरह का एक बहुत मशहूर वाक़या मिलता है, जिसके अंदर कमांड ने जब किसी को कोई काम दिया तो उसको वो काम ज़रूर अमल करना चाहिए उस पे। तो इसमें इस्लामी तारीख़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आपकी हयात मुबारका में इस तरह हुआ था कि मुसलमानों ने एक जंग के अंदर बहुत नुकसान उठाया था और वो ग़ज़वा था। उस ग़ज़वे में मुसलमानों के एक ग्रुप के ज़िम्मे, एक टीम के ज़िम्मे कोई काम लगाया गया था, उसको कोई ज़िम्मेदारी दी गई थी ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, लेकिन उन्होंने वो जो ज़िम्मेदारी थी वो पूरे करने में गलती की और उस गलती की वजह से तमाम मुसलमानों पे असर पड़ा और उस ग़ज़वा में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आप में से किसी को याद होगा कि वो कौन-सा वाक़या है और उसकी क्या तफ़सील है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ग़ज़वा उहद का वाक़या है ये, कि माल या गनीमत लूटने के लिए जो है वो चले गए थे, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपनी जगह नहीं छोड़नी है आप लोगों को। तो उस पे जो है दोबारा से वो लोग जो है फिर इस तरह ज़्यादा तादाद में फिर हमला हो गया था और फिर बहुत नुकसान हुआ था, शहादतें हुई थी काफ़ी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहे या इस बारे में बताना चाहे? तो ये ग़ज़वा उहद का ही वाक़या है, बिल्कुल उस्मा ने सही बताया है। और ग़ज़वा उहद में एक पहाड़ी टीला था, जो कि आपको पता है जब भी ऑपरेशनल कोई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो उसमें हाइट एल्टीट्यूड का एक बड़ा एडवांटेज होता है। और ये कहा जाता है कि जो वॉर से पहले हाइट्स गेन कर लेता है, वो वॉर में भी एक एज गेन कर लेता है, उसको एक एज हासिल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह उस ज़माने में पानी की सप्लाईज़ का बड़ा इश्यू होता था, तो जो पहले पानी पे कब्ज़ा कर लेगा, वो वॉर के अंदर जो है वो एक एडवांटेज की पोज़ीशन में होगा। तो यहाँ पर जो पहाड़ी टीला था, उस टीले के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तीर अंदाज़ों का, जो आर्चर्स थे, जो तीर कमान जिनके पास था और जो तीर अंदाज़ी के माहिर लोग थे, उनको एक डिप्लॉय किया था, उनकी एक टीम को, उनके एक सेक्शन को, और उन्हें कहा था कि आपने ये जगह नहीं छोड़नी और आपने यहाँ पर रहकर जो है मुझ दुश्मन का मुकाबला करना है। तो वो वहाँ पर थे, लेकिन ये कि जब शुरू में ग़ज़वा के अंदर हमारी पोज़ीशन बहुत अच्छी हो गई मुसलमानों की, और मुसलमानों ने इस तरह से हिम्मत से, बहादुरी से और अच्छी स्ट्रैटेजी से लड़ा कि हमने दुश्मन को मार भगाया। अब जब दुश्मन भागने लगा तो मैदान में दुश्मन अपनी चीज़ें छोड़कर भाग रहा था
और उसकी वजह से वो जो चीज़ें रह गई थी उन्हें माल गनीमत के तौर पे मुसलमान इकट्ठे करने लग गए थे। तो ये जो लोग टीले पे थे, जो डिप्लॉयड थे, जिनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, इन्होंने भी ये महसूस किया कि शायद अब जंग ख़त्म हो गई है, अब हम जीत चुके हैं, इसलिए हम भी नीचे जाकर माल गनीमत जमा कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। इन्होंने जानते बूझते हुए ये काम नहीं किया था कि अगर हमें हुक्म मिला है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह, वो लोग ऐसे लोग नहीं थे। वो बड़े नेक और बड़े जो है वो ऑथेंटिक लोग थे, वो सहाबा थे। लेकिन वो यहाँ गलतफ़हमी का शिकार हो गए। उन्होंने कहा शायद जंग ख़त्म हो चुकी है। ये स्ट्रैटेजिकली एक उनकी मिस्टेक थी, स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी। वो ये समझे कि गलत जंग ख़त्म हो गई और वो नीचे आ गए और उन्होंने भी माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया। और जो लश्कर कुफ़ार का वहाँ भाग रहा था, वहाँ से जब उसने देखा कि वो टीला खाली हो गया है, तो वो टीले की तरफ आए और वहाँ से वो हमला आवर हुए। और क्योंकि वो बड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी, जब वहाँ से उन्होंने हमला किया तो मुसलमानों को फिर संभलने का वक्त ही नहीं मिला। और बिल्कुल सही बात है कि इसमें बहुत से लोग शहीद हुए थे और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी इसमें शहीद हुए थे, आपको भी चोटें आई थी। ये बिल्कुल सही आपने पॉइंट बताया। सर एक बात ये भी कहना चाहती हूँ इसमें कि दूसरा हमें इससे ये भी सबक मतलब लेसन मिलता है कि हमें जो है आखिरी पॉइंट तक अपने कमांडर के हुक्म को फॉलो करना है, और दूसरा जो है उनके अगले हुक्म तक हमें अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी। जी, एग्ज़ैक्टली यही बात है। मैं आपको इसको इस तरह से बताऊँ कि अक्सर व बेशतर हम जो है वो जो क्लोज़िंग मूवमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर हम रिलैक्स हो जाते हैं। क्लोज़िंग मूवमेंट्स जब आते हैं, आप वीआईपी ड्यूटी को ले लें, आप किसी बड़े इवेंट की सिक्योरिटी को ले लें, उसमें जो लास्ट मूवमेंट्स हैं, क्लोज़िंग मूवमेंट्स हैं, उस पे हम अक्सर रिलैक्स हो जाते हैं। आपको याद होगा निश्तर पार्क का जो सानेहा कराची में हुआ था, जिसमें 12 रबीउल अव्वल को निश्तर पार्क के अंदर एक धमाका हो गया था और बहुत बड़े उसमें उलमाए कराम जो थे वो शहीद हो गए थे। बहुत बड़ा सानेहा हुआ था पाकिस्तान की तारीख़ का। उसमें जो है वो ये हुआ था बिल्कुल एंड के टाइम पे, मगरिब की नमाज़ के वक़्त। तो यूजुअली होता क्या है कि जब ये मज़हबी अगर 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 मुझे मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ़ मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपका पॉइंट लेता हूँ। इसमें बात ये है कि अगर हम तारीख़ देखें, इसमें हमारे जो रिलीजियस इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, कराची में, सिंध भर में, उनमें हम लास्ट में जब ईज़ी हो जाता है, लास्ट मिनट होता है, डिस्पर्सल का टाइम होता है, जुलूस वग़ैरह अपने मकामात पर एंटर हो जाते हैं, चाहे वो इमाम बारगाह हो, चाहे वो कोई मैदान हो, चाहे वो कोई ऐसा पॉइंट हो, फाइनल पॉइंट हो, वहाँ पर जब एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद हमने सब ने देखा है कि पुलिस रिलैक्स हो जाती है। हालाँकि वो रिलैक्स होने का टाइम नहीं होता, वो बहुत ही क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं और हमें उसमें हर सूरत में उस वक़्त अलर्ट होना चाहिए और नेक्स्ट ऑर्डर तक हमें हमेशा अपने पॉइंट्स को मेंटेन रखना चाहिए। जब भी सिक्योरिटी लगती है तो हम हमेशा अक्सर ये हमारी कोशिश होती है कि हम तमाम लोगों को ये वाज़ेह मैसेज दें कि आपने जो आखिरी मोमेंट है और जो डिस्पर्सल का टाइम है, जब लोग जो हैं मुंतशिर हो रहे हैं, जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया और लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और मुंतशिर हो रहे हैं, तो उस दौरान में आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है और आपने अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी। तो बिल्कुल ये इस वाक़ये का एक बिल्कुल ये लेसन है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें कमांडर की जब तक के नेक्स्ट ऑर्डर्स या नेक्स्ट डायरेक्शंस ना आ जाएँ, जिसे हम उर्दू में ताहुक्म सानी कहते हैं और इंग्लिश में टिल फर्दर ऑर्डर्स कहते हैं। तो जब तक टिल फर्दर ऑर्डर्स हमें कहा गया है, तो हमें अपनी पोजीशन पर रहना है। ताहुक्म सानी कहा गया है, तो हम वो पोजीशन नहीं छोड़ सकते जब तक कि अगला हुक्म हमें रिसीव नहीं हो जाता। सो आपने बिल्कुल सही मिसाल दी उन्मा और ये मैसेज बिल्कुल इसी तरह है। आप मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाह रही थी? सर मैं यही बताना चाह रही थी, ये जो वाक़या हुआ था नेशनल पार्क का, बस अल्लाह ताला ने इसमें मुझे और मेरे घर वालों को बचाया था। 5 ओहो! मिनट पहले जो है बस हम वहाँ से निकले थे और हमारे सामने एक बस से बच्चे उतर के अंदर जा रहे थे और है ना जेंट्स जा रहे थे। तो बस अल्लाह ने खैर रखी थी सबकी। और बस मगरिब की मैं नमाज़ अदा कर रही थी तो ये ब्लास्ट की आवाज़ आई थी। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मगरिब की नमाज़ के वक़्त ये हुआ था। अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे अपने। लेकिन ये कि हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, वो उनमें ख़तरा तो है। पुलिस का जॉब ऐसा है कि ये दुनिया के मोस्ट चैलेंजिंग जॉब्स में से एक है, दुनिया भर में। सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ़ जी। कराची में नहीं, दुनिया भर के मोस्ट चैलेंजिंग जॉब्स में से है। लेकिन इन जॉब्स के अंदर अगर हम एसओपीज़ को फ़ॉलो करें, अगर हम कमांड को फ़ॉलो करें, तो हम अपनी और जो बाकी लोगों हैं, बाकी जो लोग हैं, सिटीज़न्स हैं,
उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ये इबादत भी है, ये जिहाद भी है। सो हमें हमेशा कमांड को फॉलो करना चाहिए। ये मैसेज, ये लेसन बिल्कुल हमें यहाँ से हासिल कर लेना चाहिए और इसको हमेशा इस पर अमल करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा 4th मॉड्यूल के अंदर, वो नेगोशिएशन के प्रोग्रेस के इंडिकेटर्स थे, यानी कि जो मुज़ाकराती पेशरफ्त है उसके इशारे। ये बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हैं, इनको ज़रूर आप एक नज़र दोबारा देखा करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स हैं, ख़ासतौर पे ये स्लाइड्स जो हैं 2, जिनमें कि वो पॉइंट्स बताए गए हैं, वो इंडिकेटर्स बताए गए हैं कि अगर ये इंडिकेटर्स हों तो आप समझें कि आपकी जो मुज़ाकरात हैं वो उनकी मस्बत पेशरफ्त हो रही है, वो सही सिम्त में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मज़ीद कोई इंजरीज़ ना हो रही हों, थ्रेट्स या वायलेंट की जो वायलेंट लैंग्वेज है, यानी जो पुरतशद्दुद किस्म की ज़बान है और जो धमकी आमेज़ गुफ्तगू है, अगर उसमें कमी आ जाए, जज्बात में कमी आ जाए, शऊर और सोच और फ़िक्र जो है वो बेहतर हो जाए, बढ़ जाए, डेडलाइंस पास होने लग जाएं और जो बारगेन है या भावताव है या सौदेबाजी है, उसके हवाले से विलिंगनेस नज़र आने लगे, सब्जेक्ट की आमादगी नज़र आने लगे, उसकी डिमांड्स कम हो जाएं और वो होस्टेजेस को रिलीज़ करने लग जाए और नेगोशिएटर के साथ वो एक लिंक डेवलप करे, एक रेपो बना ले, एक एतमाद कायम हो। और एतमाद का कायम होना ज़ाहिर सी बात है कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है जो नज़र आएगी, लेकिन ये अमल से, ये मुख्तलिफ़ लफ्ज़ों से, ये मुख्तलिफ़ एक्शंस से पता चलेगा। जब आपके कुछ कहने पे वो ट्रस्ट करे और उस पर अमल करे, तो इससे पता चलेगा कि आपका एक एतमाद उस पर कायम हो गया है अपने सब्जेक्ट पे। और आप खुद सोच सकते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है। आप ही में से शायद किसी ने सवाल भी किया था कि ये कैसे होगा आखिर कि वो सब्जेक्ट जो है वो हमारी बातें माने। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना आसान नहीं है ये। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं नेगोशिएशंस के ऊपर और जब आप स्किलफुली नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं, एक रेपो बिल्ड करते हैं, तो ये वक्त आता है कि जिसमें उसका एक जो है वो आप इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में आ जाते हैं। जो बिहेवियरल चेंज स्टेयर वे में भी हमने बताया था। तो जब इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में आ जाते हैं तो फिर आप उसकी बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं विद फर्दर मोर एफर्ट्स। उसके बाद सरेंडर के बारे में डिस्कशन हो, यानी हथियार डालने के बारे में, तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। और इसी तरीके से होस्टेजेस की वेलफेयर के बारे में बात हो रही हो तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। जबकि हमने इसी के बजाय, इसी के बरक्स ये बात भी की थी कि हाई रिस्क इंडिकेटर्स कौन से हैं, ऐसे पॉइंट्स कौन से हैं जिन पे आपको ये महसूस हो कि अब इसके बाद हम मुश्किल में जा रहे हैं या हमें इसके बाद कुछ और स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए। उसमें तो एक तो ये था कि पॉजिटिव इंडिकेटर्स आना बंद हो जाएं या उनकी एब्सेंस हो, तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है। दूसरा, अगर खुली धमकियां दी जा रही हैं और फिर उन पे अमल दरामद भी शुरू हो गया, यानी होस्टेजेस को, विक्टिम्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सब्सटेंटिव डिमांड्स नहीं हैं, कोई सब्सटेंटिव डिमांड ना होना, और फिर उसके बाद फ़रार के हवाले से कोई रास्ता नहीं मांगा जा रहा, कोई डिमांड नहीं की जा रही, तो जिसको ने फ़रार नहीं करना, जिसे एस्केप नहीं करना, वो तो बहुत डेंजरस है। और इसी तरह से सुइसाइडल या जो ख़ुदकुशी है उसके तासुरात मिलने लगे, ख़ुदकुश जज्बात सामने आने लगे, तो ये बड़ा डेंजरस पॉइंट है, हाई रिस्क पॉइंट है। और यहाँ आपको ये समझना चाहिए कि अब शायद हमें ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़े, फोर्स भी यूज़ करनी पड़े, डेस्परेट हमें स्टेप्स लेने पड़ें। इसके बाद ये हमने बात की थी कि नेगोशिएशन टीम, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है एक बात जिसे समझना चाहिए कि एक्शन का इस्तेमाल जो है, जैसे अभी हमने कहा कि जी नेगेटिव या हाई रिस्क इंडिकेटर्स हैं, तो इनके बाद शायद हमें फोर्स का यूज़ करना पड़े। तो अगर यूज़ ऑफ फोर्स करना पड़े तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेगोशिएशन टीम जो है वो फेल हो गई है या नेगोशिएशन की एफर्ट्स जो हैं फेल हो गई हैं। नेगोशिएशन की एफर्ट्स की कामयाबी को जज करने के या उसके सक्सेस को, उसकी कामयाबी के को जांचने के मायार जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिनमें एक ये मायार भी है कि बातचीत के ज़रिए आपने मज़ीद नुकसान होने से अगर रोका तो ये भी आपका सक्सेस है, ये भी कामयाबी है। लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स को या जो स्वाट टीम है उसे अगर अंदर एंटर होना है तो उसको आपने टाइम दे दिया तैयारी का, प्लानिंग का, रिसोर्सेज जमा करने का, कि वो अचानक अंदर जाते तो उनके साथ भी कोई नुकसान हो सकता था, वो खुद उल्टा अपना नुकसान भी करा सकते थे, उसके लिए आपने उन्हें टाइम दिया। और इसी तरह आपने टाइम बाय करके इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर ली। तो ये सारी चीज़ें, और फिर गुफ्तगू के ज़रिए अगर मज़ीद जानी नुकसान होने से बच गया तो ये भी गुफ्तगू का बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये फ़ायदा अचीव करने की पूरी कोशिश आपको करनी चाहिए थ्रू नेगोशिएशंस। तो आपकी नेगोशिएशंस जो हैं वो सिर्फ इस बिना पे कि उसके बाद आखिर में एक्शन का जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं,
तो फोर्स का यूज़ किया जा रहा है। सिर्फ इस बिना पे कतई ये नहीं कहा जा सकता कि यूज़ ऑफ फोर्स जो है उसकी वजह से हमारी ये समझ लें कि नेगोशिएशंस फेल हो गई हैं। हम कामयाब नेगोशिएशंस करके और नेगोशिएशंस के ज़रिए बहुत से फ़वाइद हासिल करने के बाद भी यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं। और बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि भाई यूज़ ऑफ फोर्स ही करना था, तो उसकी वजह से तो फिर ये नेगोशिएशंस की ज़रूरत क्या थी। ये आपने मीडिया पे, अब मीडिया का चूँकि आज हमारा टॉपिक भी है, तो मैं ये जुमला भी रिपीट करूँ कि मीडिया पे अक्सर आपने ये जुमला कहा होगा कि जी बातचीत की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं और जनाब मुज़ाकरात नाकाम हो गए और ये हो गया और आखिर में फ़ोर्स यूज़ करनी पड़ी। तो आखिर में फ़ोर्स यूज़ करनी पड़े, इसका ये मतलब नहीं है कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुज़ाकरात में इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे होते हैं जो मुज़ाकरात को करके हमें हासिल होते हैं। नेगोशिएशन से हमें वो फ़ायदे हासिल करने चाहिए और अगर वो फ़ायदे हमें हासिल हो गए तो हम समझेंगे कि नेगोशिएशन कामयाब है, नाकाम नहीं है। फिर इसके बाद हमने 5th मॉड्यूल जिसे हमने कल कंप्लीट किया था, ये 5th मॉड्यूल जो था ये डिसीजन मेकिंग यानी कि फ़ैसला साज़ी, कि जो कमांडर्स फ़ैसला साज़ी करते हैं उसके लिए क्या पैमाने होते हैं, क्या मायार होते हैं। उसमें हमने सबसे पहले क्राइसिस मैनेजमेंट पे फ़ैसला साज़ी का मायार के हवाले से एक बात की थी कि एक ट्रायड हमने दिखाया था, एक ट्रायंगल दिखाया था कि दरमियान में अगर क्राइसिस हो, ऑन सीन कमांडर, क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर और टैक्टिकल टीम का लीडर, स्वाट टीम का लीडर, ये तीनों एक ट्रायंगल के किनारों पर हमने दिखाए थे। यानी ये जब भी फ़ैसला साज़ी करेंगे क्राइसिस को मैनेज करने के लिए, तो तीनों एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे और फिर कमांडर कोई डिसीजन लेगा। तब वो डिसीजन जो होगा वो उसमें कामयाबी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे और वो माकूल और कामयाब डिसीजन और अच्छा डिसीजन समझा जाएगा। तो ये जो ऐसे कमांडर्स हों जो मशावरत ना करें, जो एक दूसरे की बात सुने नहीं या सुनने का हौसला ना रखते हों, तो ज़ाहिर सी बात है वो कमांडर्स जो हैं वो कभी अपने जो अंडर कमांड लोग हैं उनके अंदर अपनी जगह भी उनके दिलों में नहीं बना पाते और उनको अच्छी तरह कमांड भी नहीं कर पाते। उसके बाद हमने बात की थी यूनिफाइड स्ट्रेटजी के हवाले से, जो हम आज पहले ही रिपीट कर चुके हैं। और उसके बाद फिर हमने बात की थी सेल्फ कंट्रोल के बारे में। हमने कहा था कि बाकी तमाम सिचुएशन जो क्राइसिस सिचुएशन है उसके अंदर बाकी तमाम एलिमेंट्स पे आपका कंट्रोल हो या ना हो, अपने बिहेवियर पे, अपने इमोशंस के ऊपर सेल्फ कंट्रोल, अपना आपका खुद पर काबू, ये सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और ये हमेशा आपके पास इसकी ऑप्शन मौजूद रहती है। तो आप खुद पर हमेशा काबू रखें, अपना सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल हमेशा मेंटेन करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमने कहा था कि जो रिस्ट्रेंट है, जो तहम्मुल है, उसको कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए। कभी भी ये ना सोचें, मैंने अक्सर पुलिस ऑफिसर्स को ये देखा है, क्योंकि ज़ाहिर है हम फ़ोर्स यूज़ करने की सलाहियत भी रखते हैं और फ़ोर्स यूज़ करने की आदत भी रखते हैं। बहुत सी जगह पाकिस्तान में फ़ोर्स यूज़ करनी पड़ती है, तो हमें वो आदत सी हो जाती है कि फ़ोर्स यूज़ करनी है। और बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें फ़ोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं भी होती, हम वहाँ भी फ़ोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, जब हम उससे इज्तनाब करते हैं, जब हम रुकते हैं, तहम्मुल का इज़हार करते हैं, तो फिर ऐसे हमारे बहुत से कोलीग्स होते हैं, सीनियर्स, जूनियर्स, हमारे पीयर्स, जो हमसे ये कह रहे होते हैं कि आप क्या कमज़ोरी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं? तो ये कमज़ोरी का मुज़ाहिरा नहीं होता, तहम्मुल जो है वो बड़ी हिम्मत का मुज़ाहिरा होता है। तहम्मुल करने के लिए आप खुद देख लें, किसी सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करना, रिएक्शनरी मोड में आ जाना, फ़ौरन गुस्सा कर जाना, ये आसान होता है। लेकिन तहम्मुल से, बर्दाश्त से काम लेना ये मुश्किल काम है। सो ये वीकनेस नहीं है, मुश्किल काम तो स्ट्रॉन्ग लोग करते हैं, मज़बूत लोग मुश्किल रास्ते का इंतख़ाब करते हैं। तो अगर आप मुश्किल रास्ते का इंतख़ाब कर रहे हैं, तहम्मुल के रास्ते का इंतख़ाब कर रहे हैं, तो आप मज़बूत हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं। और इसमें ये भी कहा था कि जो आर्टिफिशियल प्रेशर हम एक बना लेते हैं कि जी मसले को फ़ौरी हल करो अभी, जैसे वो हमने बात की थी कि जी फ़ोन आ जाता है कि 10 मिनट के अंदर रोड खुलवा दो, 5 मिनट के अंदर ये मसला, ऐसे नहीं होता। अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे अंडर कमांड जो होंगे वो इस आर्टिफिशियल प्रेशर की वजह से कुछ गलत कदम उठा लेंगे और उसका नुकसान ओवरऑल टीम को होगा, हमें भी होगा, हमारे जूनियर्स को भी होगा, सबसे बढ़ के होस्टेजेस की लाइफ को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें जो है वो इस किस्म का आर्टिफिशियल प्रेशर्स नहीं एक्सर्ट करने चाहिए। फिर उसके बाद हमने ये बात कही थी कि यूज़ ऑफ फोर्स आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। यूज़ ऑफ फोर्स आखिरी ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए और कभी भी जो है वो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सबसे पहले फ़ोर्स यूज़ करके देख लेते हैं, क्या पता इससे मसला हल हो जाए। शायद उससे मसला हल हो जाए, लेकिन यूज़ ऑफ फोर्स पहले करना, इसका मतलब ये कि आप जो बाकी लो रिस्क अल्टरनेटिव्स थे, लो रिस्क अल्टरनेटिव्स जिनमें कम ख़तरा है,
ऐसे ऑल्टरनेटिव्स या ऐसे मुतबादिल रास्ते आपने वो ट्राई नहीं किए और डायरेक्ट फोर्स यूज़ की, तो ये गलत है। और आपको पता है कि कानून भी, आप में से शायद पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में भी लोग हैं या रहे हैं माजी में ऑफिसर्स, आप तमाम ये जानते हैं कि हमारा कानून भी हमें ये कहता है कि पहले हमें ज़बानी जो है वो वार्निंग देनी है, कोशिश करनी है कि बातचीत से मसला हल हो। यूज़ ऑफ फोर्स हमेशा सबसे आखिर में रखा जाता है। फिर हमने एक एक्शन डिसीजन मेकिंग की कंसिडरेशंस की बात की थी। एक्सक्यूज मी, फैसला साजी करते हुए हमें किन बातों का ख्याल करना है, किन एलिमेंट्स का ख्याल करना है, इस हवाले से हमने बात की थी। एक्शन लेते हुए हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए, क्या ये एक्शन ज़रूरी है, क्या ये अमल ज़रूरी है, क्या ये अमल जो है वो रिस्क इफेक्टिव है, यानी इसका रिस्क जो है वो कम है, इससे फ़ायदा ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन अगर उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, ख़तरा बहुत ज़्यादा और फ़ायदा कम है, तो हमें वो कदम नहीं उठाना चाहिए। फिर उसके बाद ये टाइमिंग के हवाले से सवाल थे कि इस वक्त हम ये क्यों एक्शन कर रहे हैं, क्या ऐसी सिचुएशंस चेंज हुई हैं जिसकी वजह से अब हम ये एक्शन करने पे मजबूर हैं या आमादा हैं, कि हम समझते हैं कि ये ज़रूरी है, और क्या हमने इससे कम रिस्क वाले, कम ख़तरे वाले बाकी तमाम अल्टरनेटिव्स जो हैं, बाकी तमाम मुतबादिल रास्ते, हम उनको ट्राई कर चुके हैं। अगर कर चुके हैं तो ठीक है, फिर इसे करें, वरना इसे नहीं करें। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया के अंदर 2-3 बातें कि जी इनिशिएट जब सबसे पहले करें, जल्दी एक्शन का, जल्दी बातचीत का शुरू कर लें, जल्दी नेगोशिएशन शुरू कर लें, और उसके बाद टेलीफोन लाइंस को सेपरेट रखें। देखें, टेलीफोन लाइन हो या बिजली हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो, बाकी तमाम एमिनिटीज़ हों, ये वहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मिसाल के तौर पे आप जो है वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, एक बहुत ही नाजुक मोड़ के ऊपर नेगोशिएशंस आ गई हैं, और आप बिल्कुल मेक और ब्रेक पॉइंट पे हैं, तो अचानक लाइट चली जाती है। तो ये जो लाइट का अचानक बंद होना है, इसकी वजह से एकदम ये ख़तरा महसूस हो सकता है सब्जेक्ट को कि ये लाइट जानबूझ के बंद की गई है और अब ऑपरेशन शुरू होने वाला है। और इस लाइट के एकदम बंद होने की वजह से हमारे किसी शख्स से भी, पुलिस ऑफिसर से भी कोई गलती हो सकती है। किसी से गलती से खौफ में या गलती से एकदम शॉक के अंदर फायर भी हो सकता है। ऐसी चीज़ें अगर हों तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, और इनमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। लिहाजा हमें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहेंगे, या टेलीफोन कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है, ये इसको इंश्योर करना चाहिए। मोबाइल के ऊपर अगर हमारी बात हो रही है मोबाइल फ़ोन पे, तो उसकी चार्जिंग का भी हमें ख्याल करना चाहिए। हमारे एंड पे तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक होस्टेज सिचुएशन है, वहाँ उनके पास उस वक्त चार्जर मौजूद है या नहीं, हमें तो नहीं पता। 4 घंटे 3 घंटे सिचुएशन चली, मालूम हुआ जो मोबाइल फ़ोन था अंदर, वो सब्जेक्ट के पास वो मोबाइल फ़ोन ही बंद हो गया। अब आपकी उसकी कम्युनिकेशन किस तरह होगी? इस बारे में अभी आपने सोचा नहीं, तो पहले आपको ये सोचना चाहिए। इसी तरीके से बाकी तमाम कम्युनिकेशन के रास्ते भी ओपन रखने चाहिए। और ये जो डिटेल्स के बारे में सोचता है, और इसे कॉन्टिजेंसी कहते हैं, कि जो कॉन्टिजेंसी के बारे में सोचता है कि अगर एक चीज़ ना हो तो दूसरी, दूसरी ना हो तो तीसरी, कॉन्टिजेंसी के हवाले से जो प्लान करता है, वो ही ज़्यादा कामयाब कमांडर होता है। और जो कॉन्टिजेंसीज़ को भूल जाता है, या जो अल्टरनेटिव्स के ऊपर सोचता नहीं है, ख़ास तौर पे क्रिटिकल अल्टरनेटिव्स के ऊपर, वो कामयाब नहीं होता। वो कमांडर, उसके कामयाबी के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर उसके बाद हमने एक और आपसे कॉन्सेप्ट शेयर किया था, वो ये था कि क्राइसिस नेगोशिएशन टीम जो है, उसका एक सेपरेट, एक पीसफुल, एक क्वाइट रूम होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो आराम से बैठकर बातचीत कर सके, क्योंकि बड़े फोकस का काम है, तवज्जो तलब काम है, इसमें इंटरफेरेंस कम से कम होनी चाहिए। और हमने ये भी बताया था, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें, हमारे लिए ये लर्निंग है। हमारे लिए, इसलिए मैं ख़ास तौर पे हमारे लिए का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना, वो कमांड ये एक रोल बनता जा रहा है कि हम समझते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो सही है, और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सही है, और सब कुछ हमें ही करना है, और हम ही, हमारे ही पास आके तमाम फोर्स, तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं वो कन्वर्ज होती हैं हमारी ज़ात के अंदर। तो हम एक नो इट ऑल किस्म के, कि हम सब जानते हैं और हम सब सही कर रहे हैं, इस किस्म के एक सिंड्रोम में काम कर रहे होते हैं, इस किस्म के एक माहौल में काम कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। हमें हर एक को अपना अपना काम करने की पूरी लिबर्टी, रूम और स्पेस देनी चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए। और उसका एक मैनिफेस्टेशन ये भी हो सकता है, जो हमने अपने कल के मॉड्यूल के लास्ट स्लाइड में, लास्ट पॉइंट में देखा था, कि जो कमांडर है मौके पे, ऑन सीन कमांडर है, वो सिर्फ
ब्रॉड आउटलाइंस तो बता सकता है कम नेगोशिएशंस के बारे में कि हमारी ये स्ट्रेटजी है और हमें ये अचीव करने की कोशिश करनी है और ये हमारे टारगेट्स हैं। लेकिन अगर वो नेगोशिएशंस की निटिग्रिटीज़ भी खुद बताने लग जाए, एक एक लफ्ज़ कहे कि ये बात करनी है, फिर ये बात करनी है, फिर ये बात करनी है, तो ये उसका काम नहीं है। ये नेगोशिएटर्स का काम है एंड द कमांडर शुड लेट द नेगोशिएटर्स हैंडल इट। वो अपनी जॉब करे और नेगोशिएटर्स को अपनी जॉब करने दे, तो ये बेहतर है। हाँ, उसे कहीं महसूस हो रहा हो कि चीज़ें डी ट्रैक हो रही हैं और चीज़ें वैसे नहीं चल रही जिस तरह, तो फिर उसके लिए उसके पास CNC क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर मौजूद है। उसके ज़रिए वो नेगोशिएशन टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। नेगोशिएशन टीम लीडर मौजूद है। नेगोशिएशन टीम का एक टीम लीडर भी होता है। उन 3 में से एक प्राइमरी है, एक कोच है, एक टीम लीडर है। तो टीम लीडर से बात कर सकता है, लेकिन खुद अगर वो हर चीज़ को डिक्टेट करके कंट्रोल करना चाहेगा, तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ कमांड और इससे वो नेगोशिएटर्स जो हैं वो अच्छे नताइज नहीं हासिल कर सकेंगे। सो ये हमारे 5 मॉड्यूल्स थे जिनको हमने ब्रीफली समराइज़ किया। इस दौरान में भी हमने कुछ इंटरैक्टिव डिस्कशन की। आपके इन मॉड्यूल्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई ऑब्जर्वेशन हो, किसी ने कोई पॉइंट क्लैरिफाई करना हो, तो वो हमें बताएं। ख़ास तौर पे हमने जो असाइनमेंट्स आपको 2-3 कहे हैं, इन असाइनमेंट्स के हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो हमें ज़रूर बताएं। फिर हम आज ये मीडिया वाले जो हमारा लास्ट समझें पार्ट है, लास्ट टॉपिक है, उसकी तरफ चलेंगे। सो अगर कोई क्वेरी या कोई ऑब्जर्वेशन या कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम फिर अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं मीडिया कवरेज के हवाले से। मैंने आपसे ये कहा था कि इस सेशन के अंदर या इस मॉड्यूल में मेरी ज़्यादातर कोशिश होगी कि मैं आपसे इंटरैक्टिव डिस्कशन करूं और इंटरैक्टिव डिस्कशन करने के बाद हम कोशिश करें कि मीडिया को हैंडल किस तरह करना है, न सिर्फ क्राइसिस में बल्कि अदरवाइज़ हमारे प्रोफेशनल टास्क के अंदर, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करके कुछ सीखने की कोशिश करें अपने एक दूसरे के एक्सपीरियंस से और स्टडीज़ के ज़रिए से जो अब तक हमने की हैं। तो आप लोग पहले, मैं चाहूँगा आप में से किसी भी पार्टिसिपेंट का लोकल या जो आपका लोकल लैंग्वेज का या आपका जो रीजनल लैंग्वेजेस के मीडिया हैं, नेशनल लैंग्वेज का मीडिया है, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पे ख़ास तौर पे जो आपके रिपोर्टर्स हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, प्रेस रिपोर्टर्स हैं, उनके साथ मीडिया के किसी हवाले से आपका कोई इंटरेक्शन रहा हो, अच्छा या बुरा, आप उसको शेयर करें और उसके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन हमें बताएं। किसी भी इवेंट पे, किसी भी इंसिडेंट पे आपका मीडिया से कोई इंटरेक्शन रहा हो, तो दोनों तरह का, यानी अच्छा या पॉजिटिव रहा या आप समझते हो कि अच्छा नहीं रहा, वो दोनों हमसे शेयर करें। हम चाहेंगे कि पहले आपकी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से सुने। हैंड रेज किया है शबाना ने। जी शबाना, प्लीज बताइए। जी सर, बिल्कुल मीडिया से काफ़ी इंटरेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे वाक़यात हो चुके हैं। लेकिन सर मैं अपना फर्स्ट जो वाक़या है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। जब हम न्यू हमारा वुमेन प्रोटेक्शन सेल स्टार्ट हुए थे, अभी इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई थी, लोगों को मालूम नहीं था, तो इस वजह से जो है लेडीज़ वगैरह का नहीं आती थी, कंप्लेंट्स उस तरह की नहीं आती थी। तो एक सेमिनार हुआ, उसमें हमें इनवाइट किया गया, तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जो मीडिया ग्रुप्स बैठे हुए थे, वो जो है काफ़ी जो है पुलिस को लेके, पुलिस ये करती है, पुलिस ले वो रिस्पॉन्स नहीं करती है, औरतों के मसले हल नहीं होते, ये नहीं होता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है। जब हमने उनकी सारी बातें सुनी, जब मेरा मौका आया, फिर मैंने उन्हें बताया कि ये हमारा सेल है, इस तरह हम लोग तो जो भी 24 आवर्स हमारा PTCL नंबर है, हमारी IDs है, हमारे प्रोफेशनल मोबाइल फ़ोन है जो 24 आवर्स चालू है, ऑन है, व्हाट्सएप ग्रुप है। तो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग कैसे पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? कितने 2 मंथ हुए थे शायद उस दौरान, तो ये 2 मंथ से काम स्टार्ट हो गया है, तो आप लोगों को तो ये चीज़ पता ही नहीं है। फिर जो है आप किस तरह, जब आप लोगों को मीडिया ग्रुप को ही नहीं पता तो आवाम तक कैसे पहुँचेगा? फिर सर जब वाकई वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए, उन्हें पता वाकई नहीं था और उनके पास फिर कोई रीज़न भी नहीं बचा। और फिर जो है ना, फिर सर फिर तो ज़ाहिर है उनको एक कहते हैं ना सर, वो ज़हन पे चोट लगी थी। फिर उन्होंने बहरहाल 2-3 बार ऐसे केसेस भेज के उन्होंने ऐसे ट्राई किया कि ये इतनी बड़ी बातें करी हैं ग्रुप में, क्या तो मैसेज करके देखें रिस्पॉन्स आता है या नहीं, ये क्या कहते हैं। फिर उन्होंने काफ़ी तरह से हमें आजमाया, लेकिन सर हमारा मीडिया से कोई दुश्मनी तो थी नहीं और हमारा तो काम फोकस पे होता है।
बात हुई थी, सेमिनार हुआ, वहाँ पे बातचीत हुई, खत्म हो गई। हमने तो अपने रूटीन के हिसाब से वो सब कुछ किया। सर अब जब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद जब मीडिया ग्रुप से ज़्यादा कांटेक्ट हो गया, तो फिर वो सारे लोग अब आके मिलते भी हैं, बल्कि कंप्लेंट्स भी लेके आते हैं और कहते हैं वाकई आपने प्रूफ करके दिखाया कि वुमेन प्रोटेक्शन सेल है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बिल्कुल शबाना आपकी बात से एक तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, शाबाश। ये चीज़ें ही हमारा सॉरी जो सर, है, गलती से हैंड। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। यही चीज़ें जो हैं ये हमारा मोराल बूस्ट करती हैं एज़ अ पुलिस ऑफिसर्स हम सब का, कि हमारे लोग प्रोफेशनलिज्म के ज़रिए अपने आप को मनवा सकते हैं। मैंने कल भी मीडिया के बारे में कोई क्वेश्चन जब आया था तो मैंने यही कहा था कि अगर हम प्रोफेशनली डील करते हैं तो हमारा प्रोफेशनलिज्म, अगर हम काम सही करते हैं तो हमारा वो सही काम करना, और अगर हम गिल्टी नहीं हैं, अगर हमारा कोई वीक पॉइंट किसी के पास नहीं है, तो हमें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमारे बारे में कोई गलत बात नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है, लेकिन उसकी बात में सब्सटेंस नहीं होगी और उसकी बात को कोई गलत नहीं मानेगा। देखो बुजुर्ग कहते हैं कि जो है ना, बड़े लोग, जो पुराने लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि ज़माना इतना भी बुरा नहीं है कि अच्छे को अच्छा ना कहे, बुरे को बुरा ना कहे। जो ज़माना ज़माना ओवरऑल है, जो ओवरऑल सोसाइटी है, वो अभी भी अच्छे को अच्छा ही कहती है, बुरे को बुरा ही कहती है। हाँ, ये बात सच है कि मीडिया के अंदर जो इमेज बनता है, वो इमेज दुनिया भर में जाता है। मीडिया अगर अच्छा इमेज बनाए, तो बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते, वो उसी अच्छे इमेज को फ़ॉलो करेंगे और आपको अच्छा समझेंगे या किसी भी शख्स को अच्छा समझेंगे। लेकिन मीडिया अगर हमारे बारे में बुरा कहे और कहता चला जाए और कहता चला जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बुराई जो है वो बहुत सारे लोगों के ज़हनों से उनके दिल तक उतर जाएगी और उनको लगेगा कि ये लोग बुरे लोग। तो मीडिया के हवाले से ये बात वाक़ई इम्पॉर्टेंट है कि वो इमेज बिल्डिंग का या इमेज डिस्ट्रॉय करने का एक रोल प्ले कर सकता है। लेकिन आप खुद इसकी मिसाल मौजूद हैं, आपका सेल इसकी मिसाल है कि अच्छा काम करने पे मीडिया के पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती आपको ख़राब कहने का। आपको बुरा कहने की मीडिया के पास कोई ज़्यादा गुंजाइश ही मौजूद नहीं होती, जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, जब आप प्रोफ़ेशनली काम कर रहे होते हैं, जब आप दयानतदारी से काम कर रहे होते हैं। अगर आप बेईमानी से काम नहीं कर रहे, अगर आप काम पे तवज्जो दे रहे हैं और काम से जो है वो जिसे कहना चाहिए कि जी नहीं चुरा रहे, काम से कतरा नहीं रहे, अपना रोल खुद प्ले कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो फिर मीडिया भी और बाकी अवाम भी उसको मानने पर मजबूर हो जाती है। ये बिल्कुल सच बात है। आज के दौर में ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जहाँ पुलिस ऑफ़िसर्स के ट्रांसफ़र होने पे जेन्युइनली लोग जो हैं वो अफ़सोस करते हैं। आज ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि लोग बाकायदा कहते हैं, एहतजाज तक करते हैं कि जी इस पुलिस ऑफ़िसर को यहाँ से ट्रांसफ़र ना किया जाए। ये अच्छा काम कर रहा है, ये लोगों की मदद कर रहा है, ये खिदमत कर रहा है, ये अच्छा ईमानदारी से, मेहनत से काम कर रहा है। और आज के दौर में भी ऐसे लोग होते हैं पुलिस ऑफिसर्स जिनके खिलाफ एहतजाज भी होता है, जिनके खिलाफ मीडिया कैंपेन्स भी होती हैं, उसमें दोनों तरह के लोग मौजूद होते हैं। लेकिन अच्छे और बुरे की तमीज़ फिर भी मुआशरे में कहीं न कहीं, किसी न किसी सूरत में मौजूद रहती है। तो शबाना, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी इसमें रहा और आपने वो शेयर भी किया। ये इनकरेज करता है बाकी ऑफिसर्स को भी कि मीडिया के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ हो, वो आप ज़रूर बताएँ। क्योंकि ये वो पॉइंट है जो हमारा यूजुअली डिस्कस नहीं होता। हम इन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे होते, इन प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन इनसे नबर्द-आज़मा किस तरह होना है, इनको फ़ेस किस तरह करना है, इस बारे में हमारी डिस्कशन नहीं हो रही होती। तो और किसी भी ऑफ़िसर का मीडिया के हवाले से इंटरैक्शन अच्छा या बुरा, एनीथिंग, ज़रूर बताएँ। बिल्कुल आई एग्री विद मैडम सर, ऐसे ही एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मीडिया वाले भी कोई कंप्लेनर लेकर आ जाते हैं हमारे पास ऑफिस में ना, ब्रांच में, तो फिर उसको हम डील करते ही हो। तो वो पहले यही कि मतलब एक अच्छा उनके ऊपर वो जा रहा है कि हमारी पुलिस का कि ना, ख़ास तौर पे लेडीज़ के हवाले से ये उनकी फ़ौरी तौर पे कंप्लेन पे काम हो रहा है। और इस उस पे जो है अलग हर डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी ब्रांचेज़ बन गई हैं वुमेन सेल। तो सर ये जो है ना, वो मतलब वो खुद भी हैरान हो रहे हैं और तारीफ ही करके जा रहे हैं कि पहले इस तरह नहीं होता था और ये औरतें धक्के खाती थी थानों में, लेकिन अब माशाल्लाह से जो ये ब्रांचेस बनी है और हम देख रहे हैं और हम खुद भी जाते हैं, तो फिर बाद में शो करते हैं सर कि हम अपना कार्ड दिखाते हैं। पहले आ जाते हैं ऐसे कि जैसे कोई रिलेटिव बन के, फिर बाद में शो करते हैं। इस तरह का माशाल्लाह से हुआ है सर मेरी ब्रांच में कि वेरी फिर मैं मीडिया पे हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम सबको जो भी सर कंप्लेनर आए, तो किसी तफरीक के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह सबकी उसी तरह हेल्प कर रहे हैं, पूरी उनकी जो है जो भी कानूनी मदद होती है वो करते हैं।
और मैटर सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं सर। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये बिल्कुल इस तरह होता है कि मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात बग़ैर अपनी आइडेंटिटी शो किए एक आम कंप्लेनर के रिलेटिव बन के, उसके दोस्त बन के, मोहल्लेदार बन के आ जाते हैं और आपका रिस्पॉन्स चेक कर रहे होते हैं। और जब आप प्रोफ़ेशनल तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं और एक काइंड हार्टेड रिस्पॉन्स दे रहे हैं, देखिए हमें हमारा प्रोफ़ेशनलिज़्म भी हमें ये सिखाता है कि हमें काइंड हार्टेड होना चाहिए। कोई शख्स जो है वो, मैं अक्सर ये बात महसूस करता हूँ, हम लोग बहुत बिज़ी होते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। एक अगर आप एक कमांड पोजीशन पे हैं तो आपके पास बहुत सारे काम हैं, वो एसएचओ हो, एसडीपीओ हो, एसपी, एसएसपी हो, जो भी अगर कमांड पोजीशन होगी तो उस पे आपके पास बहुत सारे काम होंगे, आपके यू हैव अ लॉट टू डू और बहुत सारे मसाइल एक वक़्त में आप डील कर रहे होंगे। बहुत सारे इश्यूज़, चैलेंजेस के साथ आप डील कर रहे होंगे। लेकिन इस दौरान अगर कोई शख्स आपके पास आता है अपना मसला लेकर, तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप बहुत बिज़ी हैं, आपके पास बहुत सारे काम हैं, आपके पास बहुत सारे मसाइल हैं, जिनको लोगों के मसाइल हैं, जिनको आप देख रहे हैं, आपके ज़ाती नहीं हैं, ऑफ़िशियल मसाइल हैं। लेकिन उसके बावजूद ये शख्स जो आपके सामने बैठा है, ये तो अपना एक यूनिक मसला लेके आया है। इसके लिए दुनिया का सबसे अहम मसला उस वक़्त यही है। तो अगर आप उसको, वो जो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स की हमने बात की थी, आप उसे एक्टिव लिसनिंग स्किल्स के साथ सुनेंगे, हमतन गोश होके सुनेंगे। एक लम्हे के लिए जब हम बात कर रहे होते हैं और अक्सर हम फ़ाइल भी साइन कर रहे हैं या हम पढ़ भी रहे हैं साथ-साथ, आप बताएँ जी अपना मसला, हम पढ़ भी रहे हैं, वो अपना मसला भी सुना रहा है, हम कोई और काम भी कर रहे हैं, हम फ़ोन भी आ गया बीच में, बोले जी हाँ, आप बात करते रहें और हम फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ये सामने जो शख्स हमारे होता है, जो शख्स अपना मसला लेकर आया होता है, ये उसे डिस्करेज करने वाली बात है, ये उसे डिसअपॉइंट करने वाली बात है, उसे मायूस करने वाली बात है। आपको उसे पूरी तवज्जो देकर उसकी बात सुननी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। ये मतलब एक ज़िमनन बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ कि हमें उसको जो सबसे अच्छी चीज़ हम उसे दे सकते हैं, वो अपना वक़्त और अपनी तवज्जो है। सिर्फ़ वक़्त नहीं बल्कि तवज्जो के साथ वक़्त दें, तो बहुत सारे लोग इसी में रिलीफ़ फ़ील करते हैं कि आपने उनकी बात को तसल्ली से, तवज्जो से सुना और काइंड हार्टेडली सुना और खुदा तरसी के साथ उसकी बात को सुना और उसके बाद उसे कोई मशवरा ही दे दिया, कम से कम कोई अच्छी बात ही समझा दी उसको या उसके मसले के हल के लिए कोशिश शुरू कर दी। तो यही बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ़ होता है एंड एज़ अ पुलिस ऑफ़िसर हम ये रिलीफ़ कम से कम पहले ही मोमेंट पे उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें इसको कम से कम मिस नहीं करना चाहिए, इस अपॉर्च्युनिटी को, और ये रिलीफ़ ज़रूर अपने कंप्लेनेंट्स को, अपने विज़िटर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। और किसी का कोई मीडिया का एक्सपीरियंस रहा हो कोई, ये तो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे एक्सपीरियंस तो हर दफ़ा नहीं होते, अदरवाइज़ भी एक्सपीरियंस होते हैं, यानी ऐसे एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा अच्छे ना हों, बहुत खुशगवार ना हों, ऐसे एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस किसी ऑफिसर के साथ हुआ हो तो मैं वो सुनना चाहूँगा। ये इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन ये कि हमें शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे अपने साथ भी ज़ाहिर है मीडिया को लेकर बाज़ औक़ात अच्छे एक्सपीरियंसेस और बाज़ औक़ात बहुत अच्छे एक्सपीरियंस ना होने वाली सिचुएशंस भी हुई हैं, हर तरह की होती हैं पुलिस ऑफिसर्स के साथ। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा ना रहा हो, ऐसा भी हमसे शेयर करें, उसके ऊपर भी हम बात करना चाहेंगे। सर ज़्यादा तो क्रिटिकल नहीं करा, लेकिन एक छोटा-सा था कि मीडिया वालों से जैसे अब रिपोर्ट डेवलप हो गई है, तो उनसे कनेक्शन होता ही रहता है। तो उन्होंने फिर जब काफ़ी टाइम तक, अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद फिर उन्होंने कहा कि अब जो है ना आप मैडम इतना वर्क करते हैं, आपकी टीम इतना वर्क करते हैं, सुबह से लेके शाम तक बैठे हुए हैं, तो हम लोग चाहेंगे जो आप काम करें तो उसकी पिक्स वगैरह जो है आप हमारे साथ शेयर करें। तो हम जो है अपने आर्टिकल्स वगैरह लिखें और ये करें। तो मैंने बड़े एक्सक्यूज़ के साथ मना किया। मैंने कहा लेडीज़ हैं, इनकी पिक्स या वगैरह हम जो है नहीं शेयर कर सकते किसी भी तरह। हम कहते नहीं फेस ब्लर कर देंगे, इस तरह कर देंगे। मैंने कहा किसी भी तरह कर दें, लेकिन कहीं न कहीं किसी अखबार में कुछ ना कुछ वो औरत अपनी लेडी देखेगी, अपने कपड़े देखेगी या अपना बच्चा देखेगी, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा कि ये मैं अखबार में आई हूँ ना। तो प्लीज़ इसको, सेंसिटिव बात है, इसको मीडिया पे ना लाएँ। आप थैंकफुल, हमने कहा कि ज़ाहिर है आपने हमारे बारे में इतना सोचा कि हम इतना अच्छा काम करें, ये करें, लेकिन ये चीज़ के जो है ना मैं खिलाफ हूँ कि ये लेडीज़ की कोई भी पिक्स या ऐसी कोई चीज़ है, वो चीज़ बाहर ना आए, डोमिनेंट ना हो। फिर सर, फिर उन्होंने कहा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आपकी कुछ आईडीज़ से फिर उन्होंने जो पिक्स वगैरह ली थी, जो होती हैं अमूमन, जो हो जाते हैं इवेंट वगैरह में, जो हो जाती हैं पिक्स वगैरह, कोई विज़िट आ गया, इनॉग्रेशन के दौरान आ गए, तो उन्होंने वो दिखा के कि ये मैंने कहा देखें सर, आपने बात मेरी समझी नहीं है। मैंने कहा कंप्लेनर की मैं मना कर रही हूँ, हम ऑफिसर बैठे हुए हैं, मीटिंग्स हुई है,
उनकी आप लेके आप ठीक है एक सेल है उसकी डोमिनेंसी करना चाह रहे हैं वो भले करें, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके काम के सक्सेस को हम शो करें कि इतने लोग आए, इतने सारे लोगों ने का मसला सुना, हल किया, फुल ऑफिस भरी हुई है, 20-25 लोग भरे हुए। मैंने कहा सर उस चीज़ से मैंने अवॉइड किया था सर, पर उनके फेस के एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा था कि उन्हें ये बात अच्छी तो नहीं लगी है, लेकिन उन्हें मजबूरन बर्दाश्त करनी पड़ी है। फिर वो सर हमारे आगे फर्दर सीनियर्स के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट कहा कि आप उनसे कहें, ये कहें, तो सर हम अपनी बात पे स्टिल रहे। फिर वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं आना जाना उसने कम कर दिया, लेकिन फिर आस्ता आस्ता फिर सर खुद ही सेट हो गए। देखिए यही बात है, आप अगर प्रोफेशनलिज्म के साथ बात करें और आपका टोन पोलाइट होना चाहिए, जाहिर सी बात है हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने तो नहीं बैठे, हम तो बल्कि किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको समझने की कोशिश की जाए। देखें, विक्टिम को या कंप्लेनेंट्स की आईडी को शो ना करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट ये जो आपने एग्जैक्टली ये बात की है, अभी शायद इसी हफ्ते में, इसी वीक में या लास्ट वीक में किसी ने मुझे कॉल की कि सर वो एक मैटर था, उसमें जो है ना वो अगर आप एफआईआर वगैरह और चीज़ें शेयर कर देते। अब वो इसी तरह का मैटर था, इट वाज अ केस, क्रिमिनल केस था रिलेटेड टू अ लेडी, जिसमें एक लेडी मदर कंप्लेनेंट थी और उसकी बेटी विक्टिम थी। तो मैंने कहा कि मैं अगर एफआईआर शेयर करता हूँ तो उसमें उनकी पर्सनल डिटेल्स होंगी, उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उनके नाम होंगे, उनकी पेरेंटेज होगी, उनके सीएनआईसी नंबर्स होंगे और चीज़ें होंगी। तो मैं आई वुड रादर रिक्वेस्ट कि मैं वो चीज़ें शेयर ना करूँ। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। मैंने बिल्कुल पोलाइट वे में उनसे बात की, तो बात उनको समझ में आ गई। उन्होंने उसको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। मुमकिन है उनको पसंद ना आया हो, मुमकिन है वो चाहते हो कि ये मिले, लेकिन ये एक प्रोफ़ेशनल बात थी। ये एक वो चीज़ थी जो मैं खुद अपने लिए भी पसंद करता हूँ कि मैं खुद भी जो है वो प्रोफ़ेशनली इस बात का पाबंद हूँ। मैं ये नहीं कि सिर्फ़ मीडिया को नहीं दे रहा और बाकी किसी को दे रहा हूँ। या आप एक और बात जो है जिसको आप ख़्याल रखने की ज़रूरत होती है, ये इसी में ज़िम्नन मुझे याद आ गया कि ऐसा हम करते हैं कि बाज़ औक़ात एक शख़्स को तो वही चीज़ देने से मना कर दिया, दूसरे शख़्स को वही चीज़ दे दी। तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि हम सिलेक्टिव हो गए होते हैं। हम कोई मिसाल के तौर पे रिपोर्टर हमारे पास आया, उसने हमसे एक सर्टेन चीज़ की रिक्वेस्ट की, इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, पिक्चर है, व्हाटएवर, एविडेंस के बारे में डिटेल माँग रहा है, केस के बारे में माँग रहा है डिटेल, तो हम उसको नहीं बता रहे। हम कहें देखें केस की डिटेल्स हैं, आपसे शेयर नहीं हो सकती। ओके, फाइन, गुड। लेकिन वही बात एक और आता है और आप उसे शेयर कर देते हैं, तो ये प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। और ऐसे लोगों के साथ फिर लोग ज़्यादा खिलाफ हो जाते हैं और पर्सनल हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि आप पुलिस हैं, यू आर पुलिस ऑफिसर्स। पुलिस का कोई कंपेटिटर सोसाइटी में मौजूद नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एफआईआर दर्ज कराने आया और आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, तो मालूम हुआ एक और कंपनी है उसमें जाके उसने एफआईआर दर्ज करा दी, एक और इदारा है उसमें एफआईआर दर्ज करा दी उसने। ऐसा तो नहीं होगा। दर्ज तो एफआईआर आप ही के पास होनी है, ठीक है? एक इलाके का थाना है, अगर मिसाल के तौर पे सदर थाना है, सदर का इलाका है, उसमें थाना है, तो उस इलाके की एफआईआर ने तो सदर थाने में ही दर्ज होना है। चाहे वो अदालत से ऑर्डर करा ले, चाहे सीनियर से ऑर्डर करा ले, दर्ज तो आपके थाने पे ही होना है। आपके पास ये मोनोपोली है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आप ही कर सकते हैं, वो किसी और को करने की इजाज़त नहीं है। आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। यानी आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ऐसा नहीं है आपस में, मतलब अलग-अलग तौर पे तो हम सबका कॉम्पिटिशन एक दूसरे से हो सकता है कि सदर वाला क्या कर रहा है और क्लिफ्टन वाला क्या कर रहा है और गुलशन वाला क्या कर रहा है और लांडी वाला क्या कर रहा है वगैरह-वगैरह। लेकिन एक इलाके के अंदर तो एक ही ऑफिसर है, एक ही थाना है। उसका उस इलाके के अंदर तो किसी और से कंपैरिज़न नहीं होगा, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं होगा। जबकि आप अगर मीडिया को देखें, तो एक मीडिया वाला जो आपके पास आता है वो कम से कम 50 लोगों से कम्पीट कर रहा है और बड़े शहरों में तो 100-100 लोगों से कम्पीट कर रहा है। 100-100 चैनल्स हैं जो काम कर रहे हैं, अखबार हैं जो काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर नेटवर्क्स हैं जो चल रहे हैं। इन तमाम से उसे कम्पीट करना है। अब अगर वो आपके पास आता है और आपसे कहता है कि मैडम एक केस, एक एप्लीकेशन आपके पास है, मिसाल है, वो आपके पास आता है, मैडम एक एप्लीकेशन आपको दी थी, उस पे इंक्वायरी हो गई, आपने कहा जी हाँ हो गई। उस इंक्वायरी का क्या बना? वो हमने जी डीआईजी ऑफिस भेज दिए, उसका जवाब डीआईजी ऑफिस भेज दिया। तो मैडम उसकी कॉपी मिल जाएगी रिपोर्ट की? और आप कहते हैं कि नहीं, उसकी कॉपी तो हम आपको नहीं दे सकते, सॉरी वो तो डिपार्टमेंटल इशू है।
वो कहता है आप कोशिश कर लें, हमें कॉपी दे दें, भले दस्तखत वगैरह ना दें, सिर्फ ये मटेरियल जो उसमें लिखा हुआ है उसकी कॉपी हमें दे दें। तो दस्तखत वगैरह के ऊपर भले कहा, आजकल तो ऑप्शन देते हैं ना आपको, भाई दस्तखत को छुपा के बाकी हिस्सा दे दें ताकि हमें उसका मटेरियल पता चल जाए। आप कहते हैं नहीं, मैं आपसे वैसे शेयर कर लेती हूँ लेकिन मैं आपको कॉपी नहीं दे सकती, ठीक है। वो थोड़ी देर वही वाली बात जो आपने की, फेस का एक्सप्रेशन उसका लगेगा कि आपको कि वो मायूस होके जा रहा है, नाराज होके जा रहा है, लेकिन चला गया। ये नाराजगी वो भूल जाएगा और थोड़ी देर बाद उसे एहसास होगा या कुछ दिन बाद उसे एहसास होगा कि आपने प्रोफेशनली ठीक किया था, आप वो उसे देने की पाबंद भी नहीं थी और आपका उसको देना भी गलत होता, लेकिन आपके पास से वो जाता है और फिर अगले दिन उसका कोई दूसरा मीडिया का कोलीग जो है, किसी और चैनल का, किसी और अखबार का नुमाइंदा उसे बताता है कि आपको पता है वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो मुझे मिल गई। तो फिर उसे कैसा महसूस होगा? वो कहेगा अच्छा दिखाओ। वो दिखाते हैं और वो वाकई आपके ऑफिस से जारी हुई हुई इंक्वायरी रिपोर्ट होती है। तो मुझे आप ये बताएं कि फिर आपका प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया? फिर वो ये कहेगा कि मेरे लिए तो जवाब ना में था, बड़ा प्रोफेशनल जवाब था, बड़ा कानूनी जवाब था और फलां बंदे का फेवर कर दिया गया, या फलां बंदे से ज़ाती ताल्लुक़ था, या उसने यकीनन जो है वो कोई आउट ऑफ द वे फेवर दिया होगा, तो उसके बदले में उसे ये चीज़ दे दी गई और मुझे नहीं दी गई। तो अगर हम इस तरह सिलेक्टिविज़्म करेंगे, हम इस तरह का काम करेंगे कि एक को हमने नवाज़ा या एक को हमने जो है वो ओब्लाइज किया और दूसरे को नहीं किया, 4 लोगों को मना किया और 2 लोगों को ओब्लाइज कर दिया, और तो ये चीज़ जो है ये बड़ी नेगेटिव काउंट होगी और ये चीज़ हमारी जो वर्थ है या हमारी जो वक़्त है और हमारी जो प्रोफेशनल स्टैंडिंग है लोगों की नज़रों में, ख़ास तौर पे मीडिया वालों की, उसको ख़राब कर देगी, उसको गिरा देगी। फिर वो एक बंदा एक जगह नहीं, वो 10 जगह बैठ के ये बात ज़रूर करेगा कि भाई मैं तो उनके पास गया था, बड़ा उन्होंने कानूनी सुनाई कहानी मुझे कि जी कानून में इजाज़त नहीं है, हमें सीनियर्स की तरफ से इजाज़त नहीं है, और जब करना था तो किसी के हुक्म पे उन्होंने वो काम कर दिया, उसको रिपोर्ट मिल गई और मैंने खुद वो रिपोर्ट देखी। इसलिए हमें भी फिर मेरिट पे बात करनी है, अगर प्रोफेशनलिज्म पे बात करनी है तो उस पे स्टैंड भी करना है। होता यही प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हम स्टैंड नहीं कर पाते, हम यूनिफॉर्मिटी नहीं रख पाते। यहाँ भी यूनिफाइड स्ट्रेटजी एक तरह से होनी चाहिए कि तमाम लोगों के साथ एक जैसी यूनिफॉर्म पॉलिसी रखें। यूनिफॉर्म पॉलिसी रखेंगे और मेरिट बेस्ड पॉलिसी रखेंगे या रूल्स के मुताबिक रखेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर यकीनन सूनर और लेटर, जल्द या बदेर, लोग समझ जाएंगे कि आप प्रोफेशनलिज्म वाले लोग हैं, आप प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और आप अच्छा काम करके खुद अपनी जगह बना लेते हैं। फिर आपको ये बाकी सारे जो रास्ते होते हैं ये अपनाने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट किसी और का कोई ऑब्जर्वेशन मुझे बताएं इसी तरह नेगेटिव पार्ट, या एक जो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं होता। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं होता, हमारा बहुत खुशगवार जो तजर्बा होता है वो नहीं रहा होता। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका, आप में से किसी भी ऑफिसर का किसी भी कैपेसिटी में? सर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो है एनजीओस के भी कुछ आते हैं ना सर, कंप्लेनर के साथ आ जाते हैं या उनके बाद आ जाते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि जैसे हम उन्हें ना ये डॉक्यूमेंट्स की जो भी है एप्लीकेशन, या कोई अगर एफआईआर हो गई है उनकी पूरी पीसी, जैसे हम उन्हें सेट दे दें, तो सर वो तो हम नहीं देते, मना कर देते कि हमें अलाउ नहीं है। तो फिर हम ये कहते हैं ठीक है, आप हमारे अफसरान बाला से रब्ता कर लें, अगर वो कहते हैं तो फिर हम दे देते हैं आपको, क्योंकि जो है ये अलाउ नहीं है हमें। तो वो मतलब कोशिश करते हैं कि हम उन्हें दे दें, मतलब पता नहीं उसमें उनका क्या मतलब होता है सर। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ज़ाहिर है लोग इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं, उसे अपने मकसद से इस्तेमाल भी करना होता है। बाज़ औक़ात उनका इंटेंट नेगेटिव नहीं होता, कोई पॉजिटिव इंटेंट भी हो सकता है। लेकिन ये है कि आपको जो कानूनन अलाउड है, जो रूल्स रेगुलेशंस आपको अलाउ करते हैं, अगर आप वही काम कर रहे हैं तो फिर आपके पास कानून की, आपके रूल्स की सपोर्ट मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और भी कहूँगा, और मुझे लगता है शायद आप लोग इससे एग्री करें, ज़्यादातर ऑफिसर्स शायद एग्री करें इससे, कि हम में से बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो बग़ैर किसी वजह के भी चीज़ें छुपाने की आदत रखते हैं। हमारे सरकारी जो दफ़ातर हैं, ये खुद ब खुद एक वो ताला लगाने की आदत होती है इनको चीज़ों को, कि चीज़ें बस ताले में रखें, लॉक एंड की में रखें, लोगों से छुपा के रखें, आम सी चीज़ भी किसी को देने पे राज़ी नहीं होंगे। अब मुझे ये देखें कि एफआईआर जो है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एफआईआर कोर्ट में जाता है, एफआईआर कंप्लेनेंट को दी जाती है,
तो FIR किसी से शेयर करना तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती, लेकिन हम ज़्यादातर ये कहते हैं भाई FIR की कॉपी आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और आपको पता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी मौजूद है पाकिस्तान में अब। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत अब बाकायदा आपको कोई शख्स जो है वो कोई भी सिटीज़न, कोई ऑफिशियल वो नहीं जो है वो यानी कि कोई सरकारी इदारे का मुलाजिम हो या कोई किसी इदारे का बड़ा अफसर हो, वो आपको आकर कहे तो फिर ही आपने ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है। कोई आम शहरी भी आपसे एक सवाल कर सकता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत कि जी मुझे इन्फॉर्मेशन दें। मिसाल के तौर पे कोई आए और आपसे कहे कि आपने मैडम पिछले साल यानी 2021 के अंदर कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी कंप्लेंट्स आपने सॉल्व की, इसका डेटा ज़रा मुझे चाहिए। तो आपका जवाब, आम तौर पे आपका जवाब क्या होगा? तो हम पहले यही कहेंगे कि अफसरान बाला से किस सिलसिले में चाहिए, और जो है फिर अपने अफसरान से जो है आगे पूछ के फर्दर फिर जो है शेयर करेंगे। उनकी बगैर इजाज़त के तो सर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। एक तो ये तरीका है कि जी हम अफसरान बाला से पूछ कर शेयर करेंगे, और एक होता है नहीं जी हम आपको नहीं दे सकते। इन दोनों में फ़र्क है। अगर आप ये तरीका रखते हैं कि जी ठीक है आप एप्लीकेशन दे दें, हम जो है वो अपने सीनियर्स को पुट अप करेंगे और अगर परमिशन होगी तो हम आपसे शेयर कर देंगे, तो ये तो एक बेहतर तरीका है। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती, तो वो जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको एक एप्लीकेशन देता है जिस पे मेंशन करता है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है, आप इसकी रिसीविंग मुझे दे दें एप्लीकेशन की। तो उस एप्लीकेशन की रिसीविंग पे वो आपके अगेंस्ट प्रोसीड कर सकता है कि अगर आपने उसे वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो जो सरकारी रिकॉर्ड है जिसमें कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड के अलावा बाकी तमाम चीज़ें हम देने के पाबंद हैं, लोगों से शेयर करने के पाबंद हैं। अभी रिसेंटली किसी ने अब जो हम लोग एक ट्रेनिंग कर रहे थे पिछले साल, उसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में हमें बताया गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे बाकायदा सरकारी महकमों से, प्रोविंशियल और फेडरल मिनिस्ट्रीज से बहुत ही जो है एक्सक्लूसिव किस्म के सवाल पूछे गए हैं। ऐसे सवाल जिनको आमतौर पे सुनते ही शायद मैं भी कह दूं, आप भी कह दें बड़े आसानी से, हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारा इतना एक्सपीरियंस है, हम भी कह दें कि नहीं नहीं ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी दी जाएगी। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत वो मांगी गई और उनको वो देनी पड़ी, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ी, वो डेटा शेयर करना पड़ा। तो इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हमें बहुत सा डेटा, क्राइम का डेटा हुआ या आने वाले एप्लीकेशंस का डेटा हुआ या ऑफिशियल बिजनेस का डेटा हुआ, वो हमें शेयर करना पड़ सकता है। हमें तमाम ऑफिसर्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें, एक दफ़ा ज़रूर स्टडी करें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को, ताकि आपको पता चले कि सिटीजन्स जो हैं वो आपसे किस किस्म का कौन सा डेटा मांग सकते हैं जो आप देने, जो प्रोवाइड करने के, शेयर करने के आप पाबंद। किसी शायद हैंड रेज किया था बीच में। जी जी सर, बिल्कुल मैंने किया था। जी सर, मैं इसी आपको बात को आगे बढ़ाती हूँ कि सर जिस तरह एक कंप्लेनर हमारे पास एप्लीकेशन तो लेके आता है, वो तो हम उसे ऑलरेडी कापी देते ही हैं, कहते हैं बल्कि खुद फोर्स करते हैं कि अपने पास भी एक रखना एज अ रिकॉर्ड, या इन फ्यूचर कोई मसला ना हो तो फिर वो आपके पास रिकॉर्ड हो। अच्छा सर, बहुत सारी जगह पे मैंने ये देखा है कि जब स्टेटमेंट जो होती है, जब उनका कोई मसला हल हो जाता है, जब हम लास्ट में स्टेटमेंट कराते हैं कि इस बात पे एग्री हो गए हैं, हम दोनों पार्टीज का जब पेचअप हो जाता है या सुलहनामा हो जाता है, तो जो बाद में स्टेटमेंट होती है उन पार्टीज की, तो वो जो है ना, वो जो स्टेटमेंट होती है वो देने से कतरा रहे होते हैं लोग। वो कहते हैं भाई ये फैसला हो गया हमारे बीच, तो इसकी कॉपी एक हमें दे दें। खुदा न खास्ता यही मसला दोबारा हो जाए तो हम किसी करीबी पीएस पे चले जाएं या हमारे बड़ों के पास चले जाएं, तो लेके जाने में हमें आसानी होगी कि हमारा ये बातों में फैसला हो गया था, लेकिन अब ये बंदा इस बातों से मुकर रहा है। तो मैंने सर बहुत सारी चीज़ें देखी है कि वो बहुत जगह पे मैंने देखा है कि वो जो ये स्टेटमेंट होते हैं वो देने के लिए राजी नहीं होते। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। हमें ये समझना चाहिए कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमसे कोई रिपोर्ट हमारे सीनियर ने मांगी है, तो हम अपने सीनियर को कोई रिपोर्ट दे रहे हैं, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, डिस्क्रीट इंक्वायरी की रिपोर्ट है, वो तो सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो लोगों ने खुद साइन किए हैं, जो लोगों के स्टेटमेंट के ऊपर लिखे हुए डॉक्यूमेंट है, वो लोगों से छुपाना कौन सी अक्लमंदी? यानी कि मेरे पास दो फरीक आए, उन दो फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई, दो पार्टीज आई, दो पार्टीज के दरमियान कॉम्प्रोमाइज़ हो गया,
उन दोनों पार्टीज ने कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर एक राइटिंग की, एक तहरीर लिखी और दोनों ने उस पर साइन कर दिए। अब ये मुझे छुपाने की इस बात को कौन सी लॉजिक है? ये तो उन्हीं दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट है जिसको उन्होंने एग्री अपॉन किया था और जिस पे उन्होंने साइन कर दिए। ये मैं उनसे छुपा के क्या हासिल करूंगा? बल्कि ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर ना करने से फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। आप बाज़ औक़ात ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, जब कल को आपने खुद कहा कि जी कभी इसी सिचुएशन पे कभी डिस्प्यूट बन जाता है, तो उस डिस्प्यूट की सूरत में फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को, क्योंकि उनके पास वो एविडेंस तो होता ही नहीं कि जी ये फैसला हुआ था पहले और ये फैसला इस जगह पर हुआ था। अगर आपके पास वो एविडेंस मौजूद हो तो आप कितना आसानी से उसको रेफर करके उस फैसले को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो हमें इस तरह की अननेसेसरीली, मैं आपको बता रहा हूँ कि ना, हमें जो है ना वो एक पुलिस के अंदर एक टर्म यूज होती है ना, आप लोगों ने भी सुनी होगी, सीना गजेट। एक गजेट होता है, ऑफिशियल गजेट होता है, एक सीना गजेट होता है। सीना गजेट का मतलब हमने अपने दिल में, अपने सीने में छुपा के रखनी है बात, बस किसी को बतानी नहीं, और पर्सन टू पर्सन बतानी है। सबको तो कभी भी नहीं बतानी, अगर बतानी भी है तो किसी एक खास को बतानी है, सबको नहीं बतानी। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये बिल्कुल नॉन प्रोफेशनल तरीका है और इस नॉन प्रोफेशनल तरीके की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बहुत नुकसान उठाता है। सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी क्या, प्राइवेट डिपार्टमेंट में क्या, जहाँ ये प्रैक्टिस होगी वहाँ नुकसान होगा। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमें ऐसी सूरत हाल में हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आता है। अगर नहीं आता तो उसे शेयर करने में कोई हर्ज नहीं होता। हाँ, किसी शख्स ने आपके पास, जैसे ख़ास तौर पे आपका जो विमेन प्रोटेक्शन सेल है, विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल है, अब इसमें इस तरह के मौज़ूआत आते हैं, इस तरह के मामलात आते हैं जिसमें लोगों के बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पेशली लेडीज़ के और बच्चों से रिलेटेड बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं और बड़े पर्सनल डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं, आप पे ट्रस्ट करके आपसे शेयर करते हैं। अब वो पब्लिक शेयर करने वाली चीज़ नहीं है, उसे पब्लिकली शेयर नहीं किया जा सकता और आप बिल्कुल हक बजानिब हैं इस बात में कि उसे पब्लिकली शेयर ना करें। कोई मीडिया का नुमाइंदा कहे तो उसे मना कर दें, उसे रिक्वेस्ट कर लें पोलाइटली कि देखें इसमें पर्सनल डिटेल्स शामिल हैं, पर्सनल हालात वाक़यात शामिल हैं, इसलिए मैं ये शेयर नहीं करना चाहूँ और हमें इसमें शेयर करने में कबाहतें हैं, सोशल कबाहतें हैं, इखलाकी कबाहतें हैं, कानूनी कबाहतें हैं, इसलिए आप मेहरबानी करें कि ये हमसे ना मांगें। आप ये प्रोफेशनलिज्म से बात करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन हमसे कोई कहे कि जी साल में होने वाली एफआईआर्स का डेटा चाहिए, तो एफआईआर तो एक ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट है, एक लीगल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। मैं उसको क्यों छुपा रहा हूँ, किससे छुपा रहा हूँ? ठीक है, तो हम उससे भी छुपा रहे होते हैं बहुत सी दफ़ा। सो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन का दौर है, मीडिया का दौर है, ब्रॉडकास्ट मीडिया से बढ़ के अब सोशल मीडिया तक बात आ गई है, इसमें कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, इसलिए हमें भी चीज़ों को छुपाना जो है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। ये बेसिक चीज़। आप में से किसी और का कोई और ऐसा चले, एक तो ऑफिस वर्किंग के अंदर आपकी जो इंटरेक्शन है वो आपने बताई। फील्ड में आप में से कोई ऑफिसर्स रहे हों और फील्ड में मीडिया के साथ आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो, फील्ड में, ऑफिस वर्क से हट के फील्ड में, थानों में, पुलिस स्टेशंस में या ग्राउंड पे काम करते हुए कहीं आपका मीडिया से कोई इंटरेक्शन रहा हो, वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी किस्म का हो, उसको अगर आप शेयर करना चाहें। बिकॉज़ देखें, इस तरह की चीज़ें शेयर करने से राय कायम होती है, ओपिनियन एक दूसरे से शेयर करने से अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। आपका फील्ड में किसी से कोई, किसी मीडिया के साथ कोई एक्सपीरियंस रहा हो? अगेन शबाना जी। जी सर, हुआ है और बहुत बुरा हुआ है, बिल्कुल सर। क्योंकि सर एक ड्यूटीज़ होती है हमारी, जो वीआईपीज़ ड्यूटी होती हैं, तो उनमें हमें भले बहुत एहतियात से जो है सिस्टम के तहत लोगों को अंदर चेक करके और छोड़ना होता है और बिल्कुल सिस्टम के तहत ही उसे फॉलो करना होता है। तो एक बंदा आया फील्ड में, तो मुझे नहीं पता था कि मीडिया का है या नहीं है। बहरहाल जिस तरह जैसे ड्यूटी कर रहे होते हैं, इसी तरह हम जो 2 लड़कियां खड़ी हुई थी पॉइंट पे, उसी तरह मैंने कहा बस इसी तरह करना है, कोई भी आ जाए, सहेली आ जाए, जानने वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी को फेवरिज्म नहीं देना है, मसला हो जाएगा। ये तय करके हमने जो है ना ड्यूटी पे खड़े हो गए। मैंने कहा मेरे साथ ड्यूटी करनी है तो फिर इसी तरह करना, किसी को भी पहचानना नहीं आज के दिन और एक जैसा सलूक रखना, वरना मसले मसाइल बढ़ेंगे। इस तरह करके सर हम पॉइंट पे खड़े हुए थे। अब इसी तरह एक मीडिया की बंदे की फैमिली आ गई, वो कहने लगी कि जो लाइन तोड़ के जो बीच से आ रहे हैं कि बस है ना हम लोगों को जाने दें। तो हमने सर काफ़ी मोटिवेट किया, उसे बहुत समझाया, तो सर वो जो उनकी लेडीज़ भी थी वो भी काफ़ी हाइपर हो जा रही थी, चिढ़े जा रही थी, बोले जा रही थी। लेकिन सर हम जिससे मिस नहीं हो रहे थे और हमारे कान पे जैसे जूं भी नहीं रह रही थी
के वो हमें कुछ की रही है, हमें गालियाँ दे रही है, हमें कुछ सी ऐसे कमेंट पास कर रही है। हम बस वो लाइन को फॉलो करे जा रहे थे, वो साइड में खड़ी हुई चीखें चिल्लाई जा रही थी। फिर आहिस्ता से जो मेरे साथ दूसरी लड़की थी, मैंने कहा यार वहाँ पे देखो कोई और नज़र आता है तो उन्हें बताओ कि हाई कमांड को बताएं कि इस तरह से करें शोर शराबा, इनको देख के फिर और ज़्यादा जो है ना इस तरह लोग करेंगे और फिर मसला हो जाएगा। किसी तरह भी ये मोटिवेट नहीं हो रहे, कितनी देर से हम समझा रहे हैं, तकरीबन 15-20 मिनट हो गए। तो फिर वो एक बंदा निकल के आता है, कहता है कि जो है ना मैं फलाने प्रेस से हूँ और मुझे जो है ना ये मेरी फैमिली वाले हैं और ये प्रेस वाले हैं एक दो, इनको जाने दें। मैंने कहा सर ठीक है, आप प्रेस वाले हैं, आप प्रेस होते, कोई मसला नहीं है, ये आपकी फैमिली समझे हमारी फैमिली है, कोई इशू नहीं है, हम कुछ भी मना नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं बेशक अंदर जाएं, लेकिन सर बस ये नज़्म ज़ब्त को ख़राब ना करें, इसमें हमारे लिए काफ़ी मसले पेश हो जाएंगे आगे। फिर अगर मैं हम आप फोर्सली यहाँ से हमें धक्के दे के चले भी जाएंगे तो आगे फिर आपको रोक लिया जाएगा, फिर और मसला हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, सारा माहौल ही ख़राब हो जाएगा। तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप सीक्वेंस से जाएं, अपनी आपकी बारी का वेट करें, चले जाएं, कोई इशू ही नहीं है, अभी तो काफ़ी टाइम है। फिर सर वो SHO को ले आए और सबको ले आए कि ये देखें किसको आपने गेट पे खड़ा कर दिया है और ये बात समझने को तैयार ही नहीं है, हम कहे जा रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सर हमने भी बस जिद जी से कह देना कि बस ये सर एक सिस्टम है तो चलना है तो चलना है। फिर SHO साहब आ गए, सर ने कहने जाने दे, मैंने कहा सर जाने देने की बात नहीं है, सर पीछे जो भी इतनी आवाम खड़ी हुई है, फिर ये मुझे यहाँ खड़ी रहने नहीं देगी, हम दो इनको नहीं कंट्रोल कर सकते, फिर तो आप हमें हटा दें, फिर सब घुस जाए अंदर इकट्ठे। फिर सर बहरहाल मैंने नहीं मानी, फिर बहरहाल उन्होंने काफ़ी जगह मेरी शिकायतें भी की, लेकिन उसका मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि मैंने अपने पॉइंट पे बिल्कुल सही थी, कुछ भी नहीं हुआ, खामोश हो गए एक भी। वेल डन, वेल डन, ज़बरदस्त। देखिए मैंने कहा ना कि आप जब प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे होते हैं, आप कानून या रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है, एक नेचुरली स्ट्रेंथ होती है आपके पास, और आप उस स्ट्रेंथ के साथ काम कर रहे होते हैं। फिर मीडिया और नो मीडिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यहीं पर आपने कोई 2 अपने जानने वाले लोगों को छोड़ा होता, तो उसके बाद डेफ़िनेटली ये स्टांस आपके लिए पॉसिबल नहीं था जो आपने लिया। लेकिन जब आप रूल और उसको जो है वो कानून को, कायदे को, मेरिट को फॉलो कर रही हैं और सबके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी, मैंने कहा यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए, तो जब यूनिफॉर्म पॉलिसी पे काम कर रहे हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर किसी एक दो को चहीता बना के उनके लिए सारे रूल्स को बाईपास करना है, फिर ये काम नहीं चल सकता। अगर पॉलिसी है तो मेरिट सबके लिए होनी चाहिए, तो आपने वो मेरिट की पॉलिसी की, तो फिर मीडिया, अब यही चीज़ मीडिया की रूटीन डीलिंग में भी है, सिक्योरिटी ड्यूटी में भी, फील्ड ड्यूटी में भी, रूटीन डीलिंग में भी यही है कि मेरिट की पॉलिसी फॉलो करें, प्रोफेशनलिज्म करें, और उसके लिए आपको कानून कायदे का खुद भी पता होना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम पुलिस ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा काम है कानून के साथ, लेकिन हमारी कानून की अक्सर अंडरस्टैंडिंग बड़ी लिमिटेड होती है। हमारी अपनी कैपेसिटी जो है कानून की अंडरस्टैंडिंग की, वो बड़ी लिमिटेड होती है। हमें अपनी कानून की अंडरस्टैंडिंग को, लॉ की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। ये हमें फ़ायदा देती है, हर सूरत में ये हमें फ़ायदा देती है। तो इस बारे में हमें थोड़ा अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए और हमें कानून की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए कानून और कायदे का पता होना चाहिए। एग्जैक्ट ये देखें, यहाँ एक क्वेश्चन और मैं आपसे करूँगा, और क्या क्वेश्चन करूँगा, बेसिकली एक कमेंट है जो हमें सबको सोचना चाहिए। क्या होता है कि अक्सर जब ब्रीफिंग्स होती हैं इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ से पहले, इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स से पहले, हम लोग क्वेश्चन नहीं करते। उस वक्त जब हमें कहा जाता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, कोई शक या कोई क्वेश्चन, अगर कोई, अव्वल तो बहुत सारे लोग ये ज़हमत ही नहीं करते कि पूछें कोई क्वेश्चन है, लेकिन जब कोई कहता भी है कोई क्वेश्चन तो हम चुप हो जाते हैं। उस वक्त अगर हम क्लैरिटी हासिल कर लें, उस वक्त हम ये ना सोचें कि यार मैं अकेला बात करूं तो ये 15 लोग कहेंगे कि भाई इसको अकेले ही सवाल आता है, बाकियों को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्यों ऐसी बात कर रही है या कर रहा है, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे। अगर हम ये बात कहेंगे तो हम वो क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिटी, वो खुद वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप नहीं कर सकेंगे और फिर हम गलती करेंगे। अगर पहले ही हमने तमाम चीज़ें क्लैरिफाई कर ली हों जब हमें मौका होता है, तो उसके बाद फिर उस क्लैरिफिकेशन के ऊपर हम बड़े आसानी से काम कर सकते हैं और फिर हमारे काम में कोई शक नहीं रहता। और फिर शर्त वही है, प्रोफेशनलिज्म हो, मेरिटोक्रेसी हो, मेरिट के ऊपर काम कर रहे हों, और यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, और ख़ुद भी कानून का पता हो, रूल्स का पता हो, तो देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू। कोई चीज़ आपको डिविएट नहीं कर सकती, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। और कोई
सर मैं एक शेयर करना चाहूंगी। एक रिपोर्टर थी समा की, उनके बिल्कुल नाज़िमाबाद में रहती थी वो, और मैं नाज़िमाबाद थाने में थी, इन्वेस्टिगेशन में भी रही हूँ और ऑपरेशन में भी रही हूँ। सर उस वक्त जो है मैं बैठी हुई थी, तो वो आई और है ना अपनी है ना मतलब बहुत ज्यादा हाइपर थी, और उनके साथ 3-4 लोग और भी थे। और है ना कि जो है मेरा है ना पुलिस कुछ नहीं कर रही, और पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस कहाँ है मेरा है ना। वो सर एक लड़के ने बाइक पे जो है ना तेजी से जाते हुए, कोई ब्लेड था कुछ था, उसने ब्लेड से किस तरह उसका जो है पर्स उसके शोल्डर से काटा और बस छीनता हुआ भाग गया। तो फिर वो जो उन्होंने थाने में आके शोर शराबा करा, और फिर सर कभी किसी के फोन कभी किसी के फोन, इतने फोन। हमने कहा आप तसल्ली रखें, इतनी परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ताला जो भी आप बता रही है आप रिटर्न में अपनी कंप्लेन अभी आपका सब करते हैं, आपके एफआईआर भी कराते हैं फौरी। तो सर लेकिन वो इतने फोन और इतनी टेंशन और इतने हाइपर हो रहे थे वो 3-4 बंदे भी कि बस पुलिस पता नहीं कुछ नहीं करती जैसे ना। तो फिर बड़ा उनको समझाया वो करा, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एफआईआर वगैरह हुई सारी, फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह। तो, तो सर वो एक सीन जैसे ना एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि बस पता नहीं शायद हमने उनके या पुलिस ने जो है उनका पर्स किसी को ऑर्डर दिया कि आप छीन लें। देखिए ये हुआ था। ये तो डे टू डे रूटीन है, जिसके अंदर लोगों को एक एक इम्प्रेशन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों में बन गया है कि जब तक कि वो बहुत शोर नहीं करेंगे उनका काम नहीं होगा। वो समझते हैं कि जब तक हम सीन क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक हम प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं होगा। और अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारा अपना भी कसूर है कि हमने भी बहुत सी जगह प्रोफेशनलिज्म से काम नहीं लिया होता, तो इस वजह से लोगों का ये इम्प्रेशन बनता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें ज़ाहिर है हमारे लोगों की, हमारी कौम की एक जल्दबाजी और हमारी लोगों की कौम की एक प्रोटोकॉल की पसंद करने की आदत कि जी प्रोटोकॉल ये हो कि मेरा काम सबसे पहले हो जाए, बाकी सबसे मैं लाइन में ना खड़ा हूँ, मेरा मुझे वेट ना करना पड़े, बाकी सब भले वेट करते रहे, मैं लाइन क्रॉस करके सबसे आगे आ जाऊँ। ये चीज़ें जो हमारा शौक़ है या ये चीज़ जो हमारी आदतें हैं, ये ख़राब आदत है। ये हमें इस मामले में डिस्ट्रैक्ट करती है, इस मामले में हमें ज़ाहिर है ये हमने जो काम करना होता है उससे हमारी तवज्जो हटा के इन चीज़ों को डील करने में हमारी तवज्जो लग जाती है। लेकिन इसमें भी तो प्रोफेशनलिज्म बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आपका प्रोफेशनलिज्म अगर ठीक है, आप प्रोफेशनलिज्म से काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, तो आप हर एक को ट्रीट कर सकते हैं और हर एक को उसका ड्यू रिस्पेक्ट दे सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें अपनी जो टोन है, मुश्किल होता है ये काम जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि हमें अपनी टोन पोलाइट रखनी होती है। क्योंकि वो जो अभी हमने स्लाइड का ज़िक्र किया था, ये सारी स्लाइड्स जो हम शेयर कर रहे हैं आपसे और ये जो जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये काम की हैं, ये कहीं न कहीं प्रोफेशनल फील्ड में हमें काम आएँगी। तो उसमें एक स्लाइड थी जिसका टाइटल था खुद पे काबू, सेल्फ कंट्रोल। तो पुलिस ऑफिसर का सेल्फ कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई कितना ही ज़्यादा हाइपर हो रहा है या कितना ही ज़्यादा अनरीज़नेबल बिहेव कर रहा है, हमने अगर फ़ोर्स यूज़ भी करनी पड़ती है, तो भी सेल्फ कंट्रोल के साथ, उतनी जितनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हम फ़ोर्स यूज़ करेंगे, जिसे डिस्प्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फ़ोर्स कहा जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट यूज़ ऑफ फ़ोर्स यानी कि जितनी फ़ोर्स इस्तेमाल करनी ज़रूरी थी, उससे कहीं ज़्यादा फ़ोर्स यूज़ करना या उससे कहीं कम फ़ोर्स यूज़ करना, ये दोनों ही गलत होते हैं। जितनी फ़ोर्स यूज़ करनी है, बस अंदाज़न उतनी ही फ़ोर्स यूज़ होनी चाहिए। तो हमें इसमें सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। अगर हम सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, तो कोई कितना ही हाइपर हो सिचुएशन को क्रिएट करने की कोशिश करे, वी कैन ऑलवेज कम आउट ऑफ इट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भी मदद करते हैं जब आप प्रोफेशनलिज्म से काम कर रहे होते हैं, जब आपकी नीयत साफ़ होती है, जब आप मेरिट पर होते हैं, राइट साइड पर होते हैं, अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ होती है। तो सर बिफोर 10 डेज इसी तरह का एक वाकया हुआ था। एक कंप्लेनेंट आए थे, उनकी जो है बच्ची 11 साल की जो है काम पे रखवाई थी, और जो है बच्ची से जो है छोटी बच्ची थी वो खुद भी, और 2 साल का बच्चा गोद में था। तो फीडर बनाने के लिए गर्म पानी जो है निकाल रही थी, तो वो बच्चे ने हाथ मारा, पानी गिर गया। तो उस औरत ने जो है जो मालकन थी सर, उसने जो है ना उसको धूप में बिठा के रखा 5-6 घंटे, और 3 दिन उसे खाना भी नहीं दिया। उसके फिर घर वालों को फोन करके उसके हस्बैंड ने धमकियां और ये वो बहुत सारी चीजें करी। तो जब वो बच्ची को लेने गए तो बच्ची को भी नहीं दिया, भगा दिया। वो 25,000 रुपए मांग रहे थे इस तरह। तो सर वो आई हमारे पास कंप्लेन, तो मैंने फिर एसएसपी सेंटर को बताया, डीआईजी साहब को बताया, और है ना सर फिर मैं वहां पे गई बच्ची की रिकवरी के लिए। तो मैंने अपने स्टाफ को पहले ही समझा के लेके गई थी कि आपको कोई इस तरह का बिहेव नहीं करना, बिल्कुल कंट्रोल, हर चीज बिल्कुल जैसे बस मैं ही बात करूंगी, और हमें बच्ची को लेना है। और बच्ची की जो रिलेटिव थे वो मेरे साथ थी, लेडीज उनकी चाची थी सर, वो साथ थी। और जो है मैंने बच्ची को अपने एक स्टाफ की बोल दिया था कि आप वीडियो बनाइएगा, सारी जो भी बातचीत होगी आप पूरी वीडियो बनाती रहिएगा। तो सर वो मैं पूरा समझा के लेके गई थी कि कोई कोई बदतमीजी कोई इस तरह की बात नहीं होगी।
तो सर वो बच्ची ने मेरे स्टाफ ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वीडियोस बनाई उस औरत के बिहेवियर की कि जो वो डीआईजी साहब को और बड़े बड़े अफसरान को कह रही थी कि मैं तुम्हारे बाप को भी फोन करती हूँ, तुम्हारे बाप ये वो कौन होते हैं, और इस तरह मिस लैंग्वेज उसने जो भी मिसबिहेव करा वो सारी उसकी वीडियोस थी। तो मैंने एसएसपी सेंट्रल को भी शेयर करी, डीआईजी साहब को भी शेयर करी, तो बच्ची भी लेकर आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर कोई उसको औरत को हाथ लगाया या उफ मैंने उसे बिल्कुल भी, अल्लाह ने बस मुझे बस वो करा था कि बस मुझे खामोशी से बच्ची निकालनी है। मैंने कहा आप इतने वो नहीं करें, आप अपने हस्बैंड को ले आए, बुला लें आप, और आप थाने आ जाएं, हम बच्ची लेने आए, कंप्लेन पे आए, अफसराने बाला के हुक्म पे आए। तो बच्ची ली, हम निकल कर आ गए, जबकि उसने मेरी एक लड़की को घसीट के अंदर घसीटने की, बंद करने की कोशिश करी। वो भी मैंने जो है बगैर किसी लड़ाई झगड़े या कोई इस तरह की कोई मिसबिहेव के उसको हम लेकर बच्ची को सर आ गए। साहब को सर सारी चीजें शेयर करी, साहब ने जो है कहा कि फौरी एफआईआर भी कराएं, तो सर एफआईआर भी करवाई हमने उसकी। और जो है अल्लाह का शुक्र है सर कि वो बंदा भी अरेस्ट हुआ जो धमकियां दे रहा था, और जो सारा था, सारा एक्यूज सारा अल्हम्दुलिल्लाह, और साहब ने मुझे सीसी2 और जो है ना कैश प्राइस का भी दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये और चीजें केपीओ हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल करी ठीक मैडम ने भी, कि मैडम ने भी सर केपीओ में जो हमारी इंचार्ज हैं लुबना टवाना साहिबा, उनको भी वो वीडियो शेयर करी उस औरत के बिहेवियर की। तो उन्होंने यही कहा कि आपने प्रोफेशनल जो है आपने वो दिखाया एटीट्यूड, और बहुत बड़ी बात है इतना सब्र और वो करना, जो वो इतनी बकवास कर रही थी तो आपने सुना। तो सर ये अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के ठीक ठीक। अल्लाह ओके। तो करिए। और आप सबकी जिस तरह के आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोगों की समझा रहे हैं, इसी तरह बाकी भी हमारी जो ऑफिसर हैं, ये हम वर्कशॉप अटेंड करते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो ये सारी चीजें हमें समझाई जाती हैं, तो कोशिश करते हैं कि उस पर अमल करें पूरी तरह। ये इन ट्रेनिंग्स का यही मकसद होता है, और इन ट्रेनिंग्स की का सक्सेस भी इसी में है कि हम ये जो चीज़ें बार बार कर रहे होते हैं कि आप ही को नहीं, मैं अपने आप को भी एक तरह से रीएश्योरेंस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी एक तरह से जो है वो एक एक रिफ्रेश कर रहा हूँ कि मुझे भी प्रोफेशनली ये काम करने हैं, आपको भी प्रोफेशनली ये काम करने हैं। ये एक छोटा सा इंसिडेंट एक क्रिटिकल इंसिडेंट में बदल सकता था, वहाँ पर हाइप क्रिएट होती, खुदा न खास्ता एक होस्टेज सिचुएशन बन जाती, उस बच्ची को होस्टेज बना लिया जाता, और जनाब दुनिया भर का मीडिया और पाकिस्तान भर में जो है ना 2 घंटे के लिए टीवी को काम मिल गया था। अगर आप वहाँ एक सिचुएशन क्रिएट कर देती और आपने प्रोफेशनलिज्म से और तहम्मुल से, देखिए थोड़ी देर पहले हमने एक बात की थी कि जो रिस्ट्रेंट होता है, जो तहम्मुल होता है, वो कमज़ोरी नहीं होता। तो ये आपने बहुत बहादुरी का काम किया जो आपने वहाँ किया। अगर इसी की जगह आप एक्शन यूज़ करें या इसी की जगह आप फोर्स यूज़ करें तो ये तो बहुत आसान काम था। ये तो कमज़ोर शख्स का काम है कि जी वो पावर फोर्स यूज़ करने लग जाए हर बात पे, और हर बात पे जो है वो ओवर रिएक्ट करने लग जाए। लेकिन ऐसी बातों में एडवर्सिटी के सामने, या एक जो इर्रेशनल बिहेवियर है और एक हरासमेंट वाला बिहेवियर है, थ्रेटनिंग लैंग्वेज है, उसके सामने भी तहम्मुल से काम लेना, रिस्ट्रेंट से काम लेना, ये वीकनेस नहीं बल्कि ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एंड यू शोड द रेजिलियंस, यू शोड द स्ट्रेंथ, यू शोड योर प्रोफेशनलिज्म। जाहिर है यू वर ड्यूली रिवॉर्डेड। लेकिन अगर आपको सीनियर्स इस बात पे रिवॉर्ड न भी करें, ये बात किसी को न भी पता चली, तो आप अपने तौर पे जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील करेंगे इस टास्क को अचीव करके, वही इतना कीमती है कि वो जाहिर सी बात है बहुत सारे और काम करने से हासिल नहीं हो सकता, कि आप प्रोफेशनलिज्म के साथ इसको लेकर चलें। और आपकी इस प्रोफेशनलिज्म को ना सिर्फ आपने, बल्कि आपके जो जूनियर्स होते हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे और सीख रहे होते हैं। हम तमाम लोग पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, स्पेशली जो सीनियर रैंक्स में जैसे आप लोग हैं, इंचार्ज हैं अपने अपने सेक्शंस के, ब्रांचेस के, पुलिस स्टेशंस के, ऑफिसेज़ के, आप तमाम लोगों का जो रवैया होता है वो लामुहाला बगैर कहे वो लोगों का माइंड मेकअप कर रहा होता है। वो आपके जूनियर्स की ट्रेनिंग और ग्रूमिंग कर रहा होता है। आपका रवैया उनको बता रहा होता है कि उन्हें कैसा बनना है। आपका रवैया उन्हें दिखा रहा होता है कि उन लोगों ने कैसे आगे बढ़ना है। प्रोफेशनलिज्म होगा, इंटेग्रिटी होगी, सबसे बड़ी बात आपकी अपनी ऑनेस्टी होगी, आपकी अपनी डेडिकेशन होगी, तो यही चीज़ें आपकी टीम में आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लग जाया करेंगी। वो टीम्स पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं जिनके लीडर्स इस तरह बिहेव करते हैं। तो आपको लीडरशिप का रोल हमेशा पुलिस ऑफिसर को एज अ लीडर अपने आप को अज्यूम करना चाहिए, एज अ लीडर अपने आप को असर्ट करना चाहिए, और एज अ लीडर अपने आप को मनवाना चाहिए। और वो कहने से नहीं हो सकता, वो करने से होगा। ठीक है, बातें कहने से बहुत आसान है कह देना, लेकिन वो कहते हैं कि ईजियर सेड देन डन, कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। अगर हम ये करके दिखाते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम खुद अपने एक्शंस के ज़रिए अपने आप को प्रूव करते हैं, देन ओनली वी डिज़र्व टू बी कॉल्ड एज लीडर्स। मैं कुछ आखिर में चीज़ें हैं जो कहूँगा मीडिया के हवाले से। अब आज वक्त चूँकि कम है, हम स्लाइड्स पे जाएंगे। कल
मैंने आपसे कहा था कि इसमें मेरी ज़्यादा कोशिश होगी डिस्कशन के ऊपर, आप लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर, मीडिया को हैंडल करने के हवाले से कुछ बातें, कुछ आइडियाज़ मैं आपको दूंगा। कल हम स्लाइड्स भी इंशाल्लाह कवर करेंगे और इन आइडियाज़ पे भी बात करेंगे। 4-5 चीज़ें हैं जिन्हें मीडिया के हवाले से आप जानें। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मीडिया पे जो शख्स आया है या मीडिया का जो शख्स आपसे बात कर रहा है, वो 2 किस्म की सिचुएशंस के अंदर आपके पास आता है। एक सिचुएशन वो होती है जब उसे आपसे कोई हेल्प चाहिए होती है। जब उसे आपसे हेल्प चाहिए तो उसका वही हक है जो एक आम सिटीज़न का हक है। जब उसे आपसे हेल्प चाहिए तो उसका वही सिटीज़न, जो आम सिटीज़न का हक है वही उसका। जैसे अगर वो किसी चैनल की रिपोर्टर हैं, उनके साथ वाक़या हो गया है, उनके साथ स्नैचिंग हो गई है, स्ट्रीट क्राइम हो गया, तो उनका बिल्कुल वही राइट है जो एक आम सिटीज़न का राइट है। और वो राइट ये है कि हम उन्हें पूरी तवज्जो से उनकी बात सुनें, उनकी कंप्लेंट लॉन्च करें, ऑफिशियली एफआईआर करें और फिर फौरी तौर पर विदाउट एनी डिले इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाए, कोशिश की जाए कि उनका जो वो है रिकवरी है वो की जा सके। लेकिन ये कि दूसरी सूरत जो होती है उसमें वो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन आपसे हासिल करने के लिए आते हैं। तो आप ये समझें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो जब आपसे न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करने हासिल आते हैं तो वो एक कंपटीशन के एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं। वहाँ 50 चैनल्स हैं, 70 चैनल्स हैं, 100 चैनल्स हैं जिनके साथ वो कम्पीट कर रहे हैं। वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको अपने चैनल को बताना है। मीडिया को कुछ ना कुछ चलाना है ज़रूर। अगर आप उसे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप पॉजिटिव साइड पुलिस की या पुलिस का पॉजिटिव वर्जन आप उसे देंगे तो वो चला देगा। मुमकिन है कि वो ज़्यादा ना चलाए, वो ज़्यादा ना प्ले करे। अनफॉर्चुनेटली पुलिस के फ़ेवर में चलने वाली चीज़ें ज़्यादा देर नहीं चलती या ज़्यादा प्ले नहीं की जाती, उन पे ज़्यादा रेटिंग्स नहीं होती। लेकिन कम से कम वो वर्जन चल जाएगा, वो सामने आ जाएगा। लेकिन इसी के बजाय अगर आप उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन ना दें, तो फिर बाहर से जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो बाहर से नेगेटिव परसेप्शन मिल रही है, वो चला देंगे। तो आपके बारे में अगर कुछ चले, तो वो पॉज़िटिव होना चाहिए। आपके मतलब आपके डिपार्टमेंट के बारे में। आप वी आर ऑल पुलिस ऑफ़िसर्स, तो हमारे बारे में कुछ चल रहा है मतलब पुलिस ऑफ़िसर्स के बारे में चल रहा है, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में चल रहा है। तो पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में अगर कोई चीज़ मीडिया पर आती है, तो वी शुड ट्राई कि वो पॉज़िटिव चीज़ हो। और वो जब हो सकती है जब सबसे पहले हम एक मस्बत और एक मुदल्लिल, एक ठोस तरीके से एक जो है रीज़नेबल वे में हम जो है वो अपना मौक़िफ़, अपना वर्जन उनको दे दें। अक्सर व बेशतर क्या होता है कि मुख्तलिफ़ वाक़यात में या मुख्तलिफ़ मसाइल की सूरत में हम अपना वर्जन देने से गुरेज़ कर रहे होते हैं। हम बता ही नहीं रहे होते कि मीडिया को हमने कुछ बताया ही नहीं तो मीडिया क्या करेगा? ज़ाहिर है फिर वो जो उसको नेगेटिव या एडवर्स न्यूज़ बाहर से मिल रही है, वो वही न्यूज़ चला देगा। वो तो उसको कुछ ना कुछ तो चलाना है ना। मीडिया को 24 घंटे चलना है चैनल्स को, इनको कुछ ना कुछ चलाना है। जब कोई इंसिडेंट हो गया, एक रेस लग गई, एक रैट रेस होती है, हर शख्स को आगे निकलने की जल्दी होती है। तो वो तमाम लोग जो हैं वो एक-दूसरे से आगे निकलने के लिए वो तमाम मीडिया के नुमाइंदे आपको अप्रोच कर रहे होते हैं। आप उनको एकदम से ये कह दें कि नहीं जी मुझे कुछ नहीं पता, तो ये कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनमें इनिशियली आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आपको टाइम चाहिए होता है। तो जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आई है, ऑथेंटिक है, आप वो शेयर कर सकते हैं कि मेरे पास अभी इब्तदाई इत्तला ये आई है, इसमें मुझे ये पता चला है लेकिन मैं वेरीफ़ाई कर रहा हूँ। पेशेंस के साथ और तहम्मुल के साथ उनसे ये बात की जा सकती है। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स इसके अंदर ये कहते हैं और बड़ा सही कहते हैं कि जी हम सिचुएशन को हैंडल करें या मीडिया को हैंडल करें। हम सिचुएशन को हैंडल करें या मीडिया को हैंडल करें। तो देखिए आपका जॉब सिचुएशन को हैंडल करना है क्योंकि आप पुलिस ऑफिसर्स हैं, सिचुएशन बनेगी तो आपने हैंडल करनी। इसी तरह मीडिया का जो जॉब है वो समझें कि उसने इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है। तो अगर आप उसकी जॉब को आसान बना देंगे, एक छोटी-सी बात उस तक पहुँचा के, तो वो अपनी जॉब करेगा और शायद आपको अपना काम करने का वक़्त मिल जाएगा। वो अपने काम पे लग जाएगा और आपको अपना काम करने के लिए वक़्त मिल जाएगा। बजाय इसके कि आप उसे जवाब ना दें और वो मुस्तकिल सवाल करता रहे, मुस्तकिल जो है वो जो है फ़ोन्स करता रहे, कॉल्स करता रहे, आपको तंग करता बल्कि कॉल्स करवाता रहे आपको 10 जगह से। इससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि आप उसे कोई इन्फॉर्मेशन दें, ये नहीं झूठी इन्फॉर्मेशन, सच्ची। एक बात का हमेशा ख़्याल रखें, नेवर लाई टू द मीडिया। झूठ मत बोलें मीडिया से, ये कभी काम नहीं करेगा। जैसे आपके पास आए और आपको आके कहते हैं कि मैडम वो जो आपने रिपोर्ट बना के डीआईजी साहब को भेजनी थी, वो भेज दी कि नहीं? आप कहें जी नहीं भेजी, जबकि वो डीआईजी साहब के ऑफ़िस में पड़ी है, वो आपके पास आने से ऐन मुमकिन है पहले डीआईजी साहब के साथ चाय पी के आ रहा हो और वहाँ वो इन्फॉर्मेशन, वो रिपोर्ट सामने पड़ी हुई हो। तो वो कहे कि डीआईजी साहब से नहीं माँगता,
मैडम से जाके इसकी कॉपी मांग लेता हूँ, मैडम की ऑफिस कॉपी पड़ी हुई होगी, मुझे एक कॉपी दे देंगे। आप जाके वो आपसे आके पूछता है कि मैडम वो रिपोर्ट चली गई, आप कहें वो चली नहीं, वो गई नहीं है, और वो कहे मैडम क्या बात कर रही हैं, डीआईजी साहब की टेबल पे तो अभी पड़ी हुई थी, मैं तो वहाँ से चाय पी के आ रहा हूँ, मैंने उनसे मांगी नहीं कि मैं मैडम से ले लूँगा। तो झूठ मत बोलें, नेवर लाई टू द मीडिया। आजकल का दौर इंफॉर्मेशन का दौर है, ये इतनी तेज़ और इतनी अबेंडेंस में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसको आप छुपा नहीं सकते, लिहाजा झूठ ना बोलें, सच बोलें। आप बता दें कि मैंने रिपोर्ट भेज दी है लेकिन हमें ये परमिशन नहीं है कि हम उसे शेयर कर सकें, हमारा प्रॉब्लम है, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें, तो वो समझ जाएगा, आपसे लड़ाई नहीं करेगा, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन आप झूठ बोलें तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो नेवर लाई टू द मीडिया, सच बोलें, जितनी बात आपके पास उस वक्त है आप वो कह दें, कोई हर्ज नहीं है कि जी मुझे सारी बात तो नहीं पता, मुझे अभी इतनी बात पता चली है, मैं आपको बता रही हूँ, बाकी बातें मैं कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है आई विल पास ऑन। इस तरह से बात की जा सकती है, और ये बात करने से अच्छे से अच्छा जो रिपोर्टर भी है वो भी आपकी बात मानने में मजबूर होगा कि जाहिर है आपको कोई इल्हाम तो नहीं होता कि हर चीज़ एकदम से आपको रिवील हो जाएगी, आपको भी टाइम चाहिए चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए। बाज़ वक़्त आप कह सकते हैं कि जी ये बात अभी मिली है लेकिन ये कन्फर्म्ड नहीं है, अनकन्फर्म्ड मेरे पास ये बात आई है, तो वो इतनी है, मैं कन्फर्मेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँ। इस तरीके से हम मीडिया को बहुत से केसेस में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन मीडिया से नज़र चुरा लेना, मीडिया से जान छुड़ाने की कोशिश करना, मीडिया को अवॉइड करना, ये आज के दौर में पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही हम ये आज का सेशन या डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। कल इंशाल्लाह हम इसी पॉइंट से इसको स्टार्ट करेंगे, जो आपका जो इस कोर्स वर्क में स्लाइड्स हैं मीडिया हैंडलिंग के हवाले से, स्पेशली क्रिटिकल इंसिडेंट्स में, होस्टेज इंसिडेंट्स में या प्रोटेस्ट्स और डेमोस्ट्रेशंस में, उनकी हम बात करेंगे। और स्लाइड्स को कवर करने के बाद फिर दोबारा आपसे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमें हमारे यहाँ डिस्कशन कम होता है, हमें डिस्कशन करना चाहिए, ओपन और कैंडिड डिस्कशन करना चाहिए, ताकि हमारे ऑफिसर्स ये समझें कि मीडिया कोई जिन नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। मीडिया इज़ नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। सबसे पहले अगर इंसान खुद क्लीन हो, क्लियर हो, सबसे पहले इंसान का कॉन्शियस क्लीन है, काम ठीक कर रहा है, प्रोफेशनलिज्म से कर रहा है, तो मीडिया से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको बिल्कुल आप प्रोफेशनल तरीके से जवाब दे सकते हैं, और उनमें बहुत सारे सीजन्ड, बड़े रीज़नेबल, बड़े समझदार लोग मौजूद हैं, आम तौर पे आपकी बात को मान भी लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। और आज के इंटरेक्टिव सेशन में आई होप यू ऑल एंजॉयड एंड लर्नड एज वेल। कल इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। So thank you so very much for joining. Allah Hafiz and Hafiz, and yeah, thanks. Allah Hafiz. Take care.